हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2471। इस क्षण सिल्वियो ने स्टार्क को एलोरा के ग्रह से पहले ही दूर कर दिया था। यह असंभव लग रहा था कि स्टार्क एलोरा को उसके शरीर को बहाल करने से रोक सके। आखिरकार वह बहुत दूर था और सिल्वियो बीच में थे। ये वृद्ध व्यक्ति जो हजारों युगों से जीवित था, कमजोर नहीं था। हालांकि जब लूफियन और अन्य लोग मुस्कुराए और सोचा कि वे एलोरा की बहाली पूरी कर सकते हैं, सिल्वियो ने स्टार्क को सायों में मुस्कुराते हुए देखा। उनका दिल बैठ गया और सहज रूप से सोचा कि यह इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। सोल डिवाउरर्स और लेलर के बीच की नफरत के आधार पर स्टार्क निश्चित रूप से एलोरा को इतनी आसानी से अपने शरीर की बहाली पूरी नहीं करने देगा। वास्तव में अचानक और जब सिल्वियो विचारों में खोए हुए थे, उन्होंने उस बाधा पर तीव्र दर्द महसूस किया जो उनकी आत्मिक शक्ति ने बनाई थी। वे जानते थे कि यह वह तरीका था जिसका उपयोग सोल डिवाउरर्स आत्मा को लक्षित करने के लिए करते थे और यह धीरे धीरे उनकी आत्मा को खा रहा था। इस क्षण सिल्वियो केवल इसे सहने का विकल्प चुन सकते थे। वे एलोरा की बहाली पूरी होने के बाद ही स्वतंत्र रूप से लड़ सकते थे। अब उनका मुख्य मिशन स्टार्क को रोकना था और उसे नीचे के अरे को परेशान नहीं करने देना था। सिल्वियो कड़ी मेहनत करते रहे और स्टार्क को जबरन उच्च शून्य में धकेल दिया। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में साय ने आगे बढ़कर हमला किया और सिल्वियो की आत्मिक शक्ति के सबसे कमजोर बिंदु को भेदने के लिए चुना। उसके बाद वह बिजली की गति से उस ग्रह की ओर बढ़ा जिस पर एलोरा थी। ओह नहीं, सिल्वियो उसे रोकने के लिए मुड़ने ही वाले थे, लेकिन स्टार्क ने उनके शरीर को कसकर पकड़ लिया, उन्हें स्थिर कर दिया। उसी समय सामने के साए से स्टार्क की हंसी आई। हा हा हा, सिल्वियो, क्या तुम्हें लगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम एलोरा को उसके शरीर की बहाली पूरी करने में मदद करने के लिए समय खरीद रहे थे? संयोग से मैं अपनी लड़ाई के फल को बढ़ाना चाहता हूं और एक तीर से कई शिकार करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने इसके साथ जाने का फैसला किया। तुम क्या सोचते हो, बुरा नहीं है ना? यदि मैं सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अरे को तोड़ देता हूं, तो न केवल एलोरा की आत्मिक शक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, बल्कि अरे को संचालित करने वाले अन्य लोगों को भी भारी झटके लगेंगे। इस लड़ाई के बाद लेलर के 5 शासकों में से 4 गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, तो तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? हा हा हा, सिल्वियो मुड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने घबराते हुए गाली दी, स्टार्क तुम बदमाश! क्या सभी सोल डिवाउरर्स तुम्हारी तरह नीच हैं? च सिल्वियो, क्या तुम भ्रमित हो? विजेता हमेशा वही होता है जो नियम बनाता है। सफल होने पर राजा कहा जाता है, विफल होने पर डाकू कहा जाता है। ब्रह्मांड में जीवित रहने का यही नियम है। यदि तुम्हें सोल डिवाउरर्स को हराने का मौका मिले, तो तुम भी वह सब कुछ करोगे जो तुम कर सकते हो। सिल्वियो इतने गुस्से में थे कि वे बोल नहीं सके। भले ही दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सुनने में बहुत बुरा लगा, लेकिन वास्तव में ऐसा ही था। ब्रह्मांड के नियम कहते थे कि हारने वाले हमेशा गलत होते हैं। चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, वह तब तक ठीक था जब तक कि कोई जीत हासिल कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अपमानजनक है या नहीं। ठीक वैसे ही जैसे स्टार्क ने कहा, यदि सिल्वियो के पास सोल डिवाउरर्स को नष्ट करने का मौका होता, तो वे अपने पास मौजूद हर तरीके का इस्तेमाल करते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम इतिहास में बदनामी के पर्याय के रूप में दर्ज हो जाता। हा हा हा, तो अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? हाँ सिल्वियो, मेरे साथ गौर से देखो। लेलर के 4 शासक घायल हो जाएंगे और वे कुछ समय के बिना ठीक नहीं होंगे। बस हार स्वीकार कर लो, आज्ञाकारी रूप से पकड़े जाने का इंतजार करो और हमारे विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व बनो। स्टार्क पागलों की तरह हंसने लगा। स्टार्क, तुम्हारे लिए खुश होना अभी बहुत जल्दी है। मेरे रहते तुम लेलर को छूने के बारे में सोचना भी मत। सिल्वियो जानते थे कि वे फिलहाल इससे बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दिया और अपने संयम से बचने के लिए अपनी अधिक ऊर्जा जमा करने के लिए तैयार हो गए ताकि वे स्टार्क से लड़ सकें। ओह हाँ सिल्वियो, मैं मानता हूं कि तुम काफी अद्भुत हो। उस समय यदि तुम्हारी स्फायर रिथमतक्स भाग्य की तलाश नहीं कर सकती और आपदा से नहीं बच सकती थी, तो हमें इतनी करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि मैंने स्फायर रिथमतक्स का जवाब देने का एक तरीका खोज लिया है। स्फायर रिथमतक्स के बिना तुम रोबोशस के साथ हमारे सहयोग से लड़ने के लिए किसका उपयोग करने जा रहे हो? अध्याय 2472। मैं तुम्हें इसके साथ बचने नहीं दूंगा। जैसे ही सिल्वियो ने जवाब दिया, उन्होंने गुप्त रूप से अपनी ऊर्जा जमा की। तुम अभी भी जिद्दी बने रहना चाहते हो? हाँ, हे, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। सिल्वियो, सच कहूं तो अगर एलोरा अभी अपना शरीर बहाल नहीं कर रही होती, तो हमें अन्य 4 स्वस्थ ओवरलॉर्ड से जीत हासिल करने के लिए और अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता हो सकती थी। हालांकि तुमने स्फायर रिथमतक्स पर बहुत अधिक भरोसा किया, इसलिए तुम मुसीबत में हो। तुम कह सकते हो कि तुम स्फायर रिथमतक्स के कारण जीतते या हारते हो। शून्य से एक साया उतरा और इसने जल्दी ही ओवरलॉर्ड्स लूफियन, वैलेंटीन और ड्रोगो को सतर्क कर दिया। लूफियन अब नहीं छोड़ सकते थे।
यदि वे अब चले जाते तो ड्रोगो और वैलेंटीन अरे की गति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। इस महत्वपूर्ण क्षण में यदि अरे चलना बंद हो गया तो फ्लोरा की बहाली पूरी तरह विफल हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो न केवल फ्लोरा की आत्मिक शक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, बल्कि उन्हें भी भारी झटके लगेंगे। साया करीब और करीब आ रहा था, इसलिए उन्हें कुछ करना था। लूफियन ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, वैलेंटीन तुम जाओ और उसे रोको जल्दी। अगर मैं चला गया तो तुम दोनों का क्या होगा? एक बार अरे चलना बंद हो गया तो फ्लोरा की आत्मा गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, वैलेंटीन ने व्याकुलता से कहा। समय नहीं है, जल्दी करो, तुम्हें उसे रोकना ही होगा। मैं इसे संभाल सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं एलोरा को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। ठीक है, सावधान रहना। वैलेंटीन ने लूफियन की शक्ति पर संदेह करना बंद कर दिया। वास्तव में लूफियन और फ्लोरा के रिश्ते को देखते हुए वे ही फ्लोरा की भलाई के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे और नहीं चाहते थे कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। वैलेंटीन ने अरे छोड़ दिया और शून्य की ओर भागे। उनके जाते ही लूफियन और ड्रोगो ने दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया। यदि लूफियन अपनी लगभग सफलता के स्तर की पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक की ताकत के साथ नहीं टिके होते तो अरे रुक सकता था। भले ही ऐसा था, ये लूफियन के लिए भी कठिन था और यह उन्हें थका रहा था। 4 व्यक्तियों का काम अब 2 द्वारा पूरा किया जा रहा था। बेशक ये वैसा वांछनीय नहीं होगा जैसा कोई चाहता है। ये कहा जाना चाहिए कि सिल्वियो और वैलेंटीन का सारा काम लूफियन ने अपने कंधों पर ले लिया था। ड्रोगो बस बमुश्किल अपने आउटपुट को बनाए रख रहे थे। ग्रह पर फ्लोरा के सिर का आधे से अधिक हिस्सा पहले ही जम चुका था और केवल अंतिम 1/3 बचा था। उनका विनाशकारी रूप से सुंदर चेहरा, जो दिखने में दुर्जय भी था, धीरे धीरे उभर रहा था। उनकी आंखें बंद थीं और वे अपने दांत पीस रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे अपने नए शरीर की आदत डालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं। ग्रह के ऊपर शून्य में एक साया ऊपर से नीचे आया, जबकि प्रकाश का एक गोला नीचे से ऊपर की ओर भागा। दोनों आपस में टकराने ही वाले थे। वैलेंटीन सब कुछ दे रहे थे। दूसरा पक्ष भी एक ओवरलॉर्ड था, लेकिन वे डरे नहीं थे और वे उन्हें रोकना चाहते थे, भले ही उन्हें अपना सब कुछ इस्तेमाल करना पड़े। वे किसी को एलोरा के करीब नहीं जाने दे सकते थे। इसके अलावा वे उन्हें अरे की गति को प्रभावित नहीं करने दे सकते थे, जिससे बहाली विफल हो जाए। जैसे जैसे उनकी दूरी करीब और करीब आती गई, वैलेंटीन साय का चेहरा देख सकते थे। क्या वह रोबोशस का लव 6 है? अध्याय 2473। मूल रूप से वैलेंटीन ने सोचा था कि यह सोल डिवॉरर्स होगा। अनपेक्षित रूप से ये रोबोशस का लव 6 था। रोबोशस से परिचित होने के कारण वैलेंटीन घबराए नहीं। वे सोल डिवॉरर्स के खिलाफ कभी नहीं लड़े थे। वे केवल इतना जानते थे कि सोल डिवॉरर्स के पास अजीब तरीके थे जिनसे लोगों के लिए उनसे बचाव करना मुश्किल हो जाता था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। दूसरी ओर वैलेंटीन रोबोशस से 1 से अधिक बार लड़ चुके थे। वे इस परिचित दुश्मन के प्रति बहुत आश्वस्त थे। वे निश्चित रूप से उन्हें रोक सकते थे। जैसे ही दोनों पक्ष टकराने वाले थे, वैलेंटीन ने अपना हथियार निकाला, प्रतिद्वंद्वी का सीधे सामना करने के लिए तैयार। इस बीच ओवरलॉर्ड रेल्म के समकक्ष रॉबर्टिया लव 6 ने एक डरावनी मुस्कान दिखाई। फिर एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी, लेले के 5 शासकों को मर जाना चाहिए। तुरंत रॉबर्टिया लव 6 के शरीर में एक हिंसक शक्ति दिखाई दी और वह तुरंत फट गया। फिर बूम, एक बहुत बड़ा धमाका सुना जा सकता था। विस्फोट के केंद्र में एक सुपर विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया और सभी दिशाओं में फैल गया। अंतरिक्ष बाधाओं की परतें फट गईं। सिल्वियो और लूफियन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, वैलेंटीन की तो बात ही छोड़िए। रॉबर्टिया लव 6, जो एक ओवरलॉर्ड के बराबर था, ने आत्मा विस्फोट करना चुना। एक ओवरलॉर्ड का आत्मा विस्फोट कितना शक्तिशाली होता है। भले ही यह एक लंबी दूरी से अलग था, ये जल्दी से नीचे के ग्रह तक फैल गया। ब्लैक होल का दायरा जल्द ही वहां तक फैल गया जहां लूफियन और अन्य लोग थे, उन्हें निगलने ही वाला था। अचानक हुई दुर्घटना ने उस अरे को बाधित कर दिया जिसे बमुश्किल बनाए रखा जा रहा था। नहीं, एलोरा, भागो! लूफियन लाल आंखों से पागलों की तरह चिल्लाया। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। यदि ग्रह बर्बाद हो गया तो अरे को बनाए रखना कठिन होगा। लूफियन और ड्रोगो की अनिच्छा के बावजूद उनके पास अरे को बनाए रखना बंद करने और ओवरलॉर्ड के आत्मा विस्फोट से उत्पन्न शक्ति का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रॉबर्टिया लव 6 के आत्मा विस्फोट से लेकर सब कुछ निगल जाने तक इसमें केवल थोड़ा ही समय लगा। सिल्वियो तबाह हो गए थे, दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन वे स्टार्क द्वारा फंसाए गए थे और हिल नहीं सकते थे। स्टार्क, तुमने एलोरा की बहाली को नष्ट करने के लिए रॉबर्टिया लव 6 को आत्मा विस्फोट करने देने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया, सिल्वियो ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए कहा। हे, ठीक है, उस समय एलोरा ने भी आत्मा विस्फोट किया था, इसलिए हम बस बदला ले रहे हैं। अब हम बराबर हैं। स्टार्क हंसा। तुम रोबोशस के एक लव 6 को आत्मा विस्फोट करवा सकते हो। हालांकि हम इस बार एलोरा के शरीर को बहाल करने में विफल रहे, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सच में, सिल्वियो,
क्या तुम्हें पता है कि आत्मविस्फोट करने वाला रॉबर्ट या लव सिक्स वास्तव में त्रुटिपूर्ण है? तुम्हारा क्या मतलब है? सिल्वियो चकित रह गए। साधारण, ये लव सिक्स सबसे पहले रोबोशस के मदर ब्रेन द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें कई दोष और कमियां हैं, इसलिए इसे एक परीक्षण उत्पाद माना जाता है। इसीलिए हमने इसका उपयोग आत्मविस्फोट के लिए किया। अन्यथा, क्या तुम्हें लगता है कि रोबोशस इतने उदार होंगे? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम्हें इस बार कोई नुकसान नहीं हुआ? हाँ, तुम बदमाश। सिल्वियो अपने दिल में गुस्से को और नहीं रोक सके और गाली दी। हाँ, सिल्वियो, मुझे तुम्हें मुझसे नफरत करते हुए देखना पसंद है, लेकिन कुछ भी करने में असहाय। हम सोल डिवाउरर्स को तुम्हारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का बदला धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से चुकाएंगे। बूम! एक जोरदार आवाज आई। सिल्वियो की शक्ति का गुप्त संचय पूरा हो गया था, इसलिए वे स्टार्क के संयम से मुक्त हो गए। स्टार्क, तुम्हारी लेले की सीमा पर अतिक्रमण करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। सिल्वियो ने अपने सामने के साए को घूरते हुए कहा और अपने दांत पीसे। सिल्वियो, तुम नहीं कर सकते। स्टार्क बिल्कुल भी डरा नहीं था। हम देखेंगे कि मैं कर सकता हूं या नहीं। अध्याय 2474। बस कोशिश करके देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? दो महान ओवरलॉर्ड्स एक बार फिर लड़े। इस बार बात अलग थी। अभी सिल्वियो मुख्य रूप से स्टार्क को जितना संभव हो सके दूर ले जाना चाहते थे ताकि वे एलोरा की बहाली को प्रभावित न कर सकें। अब वे बस उस सोल डिवाउरर अपराधी को मारना चाहते थे। भले ही वे नहीं मार सके, उन्हें स्टार्क को एक ऐसा सबक सिखाना होगा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। शून्य में उस सुपर ब्लैक होल को धीरे धीरे गायब होने में काफी समय लगा। भाग्यवश यह एक बंजर जगह थी, जीवित ग्रहों से बहुत दूर। अन्यथा विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय होती। यह एक बड़ा ब्लैक होल था, इसलिए सैकड़ों मिलियन मील के दायरे में सब कुछ अंदर खींच लिया जाता। शून्य के फिर से शांत होने के बाद एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी और तीन आकृतियां बाहर निकलीं। किनारे पर दो लूफियन और ड्रोगो थे, जबकि बीच में वैलेंटीन थे। वैलेंटीन अत्यंत कमजोर थे और उन्हें खड़े होने के लिए लूफियन और ड्रोगो के समर्थन की आवश्यकता थी। देखा जा सकता था कि उनकी चोटें कितनी गंभीर थीं। जब रॉबर्ट या लव सिक्स ने आत्मविस्फोट किया तो वे शून्य दूरी पर प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे थे। भाग्यवश यह एक त्रुटिपूर्ण उत्पाद था, इसलिए इसकी आत्मविस्फोट शक्ति कम हो गई थी। अन्यथा वैलेंटीन की चोटें और अधिक गंभीर होतीं। लूफियन और ड्रोगो को भी झटके लगे, लेकिन वैलेंटीन की तुलना में वे काफी बेहतर थे। ड्रोगो, वैलेंटीन की देखभाल करो। मैं एलोरा को ढूंढने जा रहा हूं। उसे अभी भी किसी आयाम में होना चाहिए, लूफियन ने खून जैसी लाल आंखों से कहा। उनके दिल में राक्षसी गुस्से को निकालने की कोई जगह नहीं थी और वे लगभग अपने दूसरे व्यक्तित्व को दबा नहीं पा रहे थे। एक बार लूफियन का हिंसक व्यक्तित्व बाहर आ गया तो वे निश्चित रूप से एलोरा का बदला लेने के लिए रोबोशस की मांद में घुस जाएंगे। लूफियन सिल्वियो के वापस आने पर फैसला करते हैं। वे स्पाई रिथमतक्स के साथ जल्द ही एलोरा का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। ये तुम्हारे बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर ढूंढने से कहीं बेहतर है। ड्रोगो ने समझाया। नहीं, मुझे जल्द से जल्द एलोरा को ढूंढना होगा। वह इस बार अपना शरीर बहाल करने में विफल रही। वह बहुत आहत हुई होगी, इसलिए उसे मेरी जरूरत है। लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वह कहाँ है। तुम उसे कैसे ढूंढ सकते हो? सिल्वियो जल्द ही वापस आ जाएंगे, तुम ऐसा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लूफियन ने कुछ नहीं कहा। एलोरा को लेकर चिंतित उनके दिल में गुस्सा और मजबूत होता जा रहा था। जब वे अभिभूत होने ही वाले थे तभी लूफियन के कंधे पर एक हाथ टिका। लूफियन, शांत हो जाओ। एलोरा अभी मरी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तीनों ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सिल्वियो वापस आ गए थे और तीनों के पीछे खड़े थे। सिल्वियो भी इस समय काफी पस्त दिख रहे थे। आखिरकार वे अभी स्टार्क से लड़े थे। चूंकि उनका प्रतिद्वंद्वी हजारों युग पहले की दुखद लड़ाई में भागने में सफल रहा था, वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। सिल्वियो, तीनों ने एक साथ पुकारा। हे! सिल्वियो ने सिर हिलाया और पूछा, तुम लोग कैसे हो? लूफियन और मैं ठीक हैं, लेकिन हमें कुछ झटके लगे हैं। वैलेंटीन अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। उस समय वे रॉबर्ट या लव सिक्स को नीचे आने से रोकने के लिए ठीक उसके सामने थे। ड्रोगो ने कहा। सिल्वियो, चिंता न करें, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए आराम करना पड़ सकता है और मैं लड़ाई में भाग नहीं ले पाऊंगा। वैलेंटीन ने गंभीर शारीरिक और मानसिक दर्द सहते हुए मजबूर मुस्कान के साथ सिल्वियो को सांत्वना दी। सिल्वियो, अब जबकि एलोरा का ठिकाना अज्ञात है, मुझे आशा है कि आप उसका ठिकाना ढूंढने के लिए स्पाई रिथमतक्स का उपयोग कर सकते हैं। इस बार हम उसका शरीर बहाल करने में विफल रहे, इसलिए उसकी आत्मा फिर से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। लूफियन चिंतित लग रहे थे। सिल्वियो की उपस्थिति ने उनके दूसरे व्यक्तित्व को अस्थायी रूप से दबाने में मदद की। अध्याय 2475। समय उस क्षण वापस चला गया जब रॉबर्ट या लव सिक्स ने आत्मविस्फोट किया था। एलोरा के सिर की बहाली लगभग पूरी हो गई थी।
जब वह खुश हो रही थी कि उसका शरीर आखिरकार बहाल हो जाएगा, तभी रोबोशस लव 6, जो एक ओवरलॉर्ड के बराबर था, अचानक फट गया। इसकी विशाल विनाशकारी शक्ति पूरे शून्य में फैल गई, सीधे उस ग्रह को प्रभावित किया जहां एलोरा थी। इसने अरे को नष्ट कर दिया और एक महत्वपूर्ण क्षण में एलोरा की बहाली विफल होने का कारण बना। लक्ष्य के इतने करीब होने के एहसास ने एलोरा को लगभग पागल कर दिया। हालांकि हजारों युगों तक जीवित रहने वाली एक अनुभवी ओवरलॉर्ड के रूप में एलोरा ने बस एक पल में अपनी मानसिकता बदल ली। अब अपने शरीर को बहाल करना स्पष्ट रूप से असंभव था और इस पर विचार करना बेकार था। उसे अब इस बारे में सोचना चाहिए था कि खुद को होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाए। रॉबर्टिया लव 6 के आत्मा विस्फोट से उत्पन्न विनाशकारी शक्ति और मजबूत होती जा रही थी। जल्द ही यह अपने चरम पर पहुंच जाएगी। एलोरा जानती थी कि वर्तमान में उसकी कमजोर आत्मा के साथ वह शायद इसे सहन न कर सके। वर्तमान स्थिति में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उसे खुद को बचाने का रास्ता खोजना पड़ा। इस क्षण अचानक एलोरा के मन में एक आकृति उभरी। केवल वे ही उसकी आत्मिक शक्ति को ठीक करने में उसकी मदद कर सकते थे। आखिरी बार अपने दांत पीसते हुए उसने अपनी आखिरी आत्मिक शक्ति का उपयोग किया, जबरन एक रास्ता खोला, लेलर छोड़ दिया और द स्पिरिट केज में प्रवेश किया। एक ओवरलॉर्ड की आत्मा स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकती थी। उदाहरण के लिए, साहिल की मनःशक्ति के सफलता पाने से पहले वह द स्पिरिट केज में प्रवेश करने के लिए सिस्टम पर निर्भर था। हालांकि जब से उनकी मनःशक्ति ओवरलॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी, वह बिना सिस्टम के प्रवेश कर सकते थे। हालांकि साहिल को अभी इसका अंदाजा नहीं था। वास्तव में द स्पिरिट केज सिर्फ एक आभासी दुनिया जितना सरल नहीं था। यह आत्माओं के अस्तित्व के लिए समर्पित एक स्थान था। यह एक समानांतर दुनिया की तरह था। शरीर प्रवेश नहीं कर सकता था, भले ही वे एक ओवरलॉर्ड ही क्यों न हों। केवल आत्मा ही प्रवेश कर सकती थी। शायद अंधेरे में ये भगवान की इच्छा थी। एलोरा की आत्मा के द स्पिरिट केज में प्रवेश करने के बाद वह 8 मुख्य शहरों में से एक एम्बर सिटी में उतरी। लेला आत्मा विस्फोट से उत्पन्न सुपर विशाल ब्लैक होल के चरम तक फैलने के बाद ये तेजी से सिकुड़ने लगा और शून्य धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि सैकड़ों किलोमीटर से लेकर दसियों हजार किलोमीटर चौड़ी अंतरिक्ष दरारें अभी भी मौजूद थीं। ऐसा लग रहा था कि यह उन प्राणियों को बता रहा है जिन्होंने इन्हें देखा कि अतीत में यहाँ एक भयानक लड़ाई हुई थी। समय के साथ करोड़ों किलोमीटर का क्षेत्र जीवन से रहित हो जाएगा। सेंट्स के लिए पहुंचना कठिन होगा। डेटीज शायद थोड़ा आगे जांच करने में सक्षम हो, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा। एक बार रॉबर्टिया ओवरलॉर्ड के आत्मा विस्फोट की अवशिष्ट शक्ति सक्रिय हो जाने पर साधारण डेटीज को वहां जाने पर पछतावा होगा। रोबोशस का ओवरलॉर्ड रेल्म का दोषपूर्ण उत्पाद खुद को उड़ा लिया और मर गया। इस बीच सोल डिवाउरर्स की महाशक्ति स्टार्क सिल्वियो के साथ लड़ाई के बाद घायल हो गया और भाग गया। केवल लेलर के 4 ओवरलॉर्ड्स सिल्वियो, लूफियन, वैलेंटीन और ड्रोगो घटनास्थल पर रहे। सिल्वियो के उपचार के बाद वैलेंटीन ने चलने फिरने की क्षमता हासिल कर ली। यद्यपि उनकी चोट कम हो गई थी, वे बहुत गंभीर रूप से घायल थे और पूरी तरह से ठीक होने के लिए उन्हें लंबे समय की आवश्यकता होगी। इस समय सिल्वियो एलोरा के ठिकाने का पता लगाने के लिए स्पाई रिथमतक्स कर रहे थे। अन्य 3 किसी भी सोल डिवाउरर्स या रोबोशस को हमला करने से रोकने के लिए किनारे पर पहरा दे रहे थे। भले ही संभावना कम थी, फिर भी उन्हें इसके खिलाफ पहरा देना ही था। फिर सिल्वियो के सामने एक काल्पनिक तारा मानचित्र दिखाई दिया। उस पर हर तरह के तारे प्रदर्शित थे। बीच में विशाल ग्रह स्फाइस्टा था। स्पाई रिथमतक्स स्फाइस्टा की गति का उपयोग करके ब्रह्मांड के एक निश्चित बिंदु के अतीत और भविष्य की भविष्यवाणी करेगी। स्फाइस्टा ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय तारा था। इसका स्थान अप्रत्याशित रूप से बदल जाएगा और कोई भी इसका सटीक स्थान नहीं जान पाएगा। अफवाहों ने कहा कि स्फाइस्टा ब्रह्मांड का उद्गम स्थल था और ब्रह्मांड में सब कुछ वहीं से उत्पन्न हुआ था। अध्याय 2476। जिसने भी स्फाइस्टा का पता लगा लिया, वह ब्रह्मांड पर हावी होने का रास्ता खोज सकता था। अनगिनत लोगों ने कोशिश की है, इस उम्मीद में कि वे स्फाइस्टा को ढूंढ लेंगे और विशाल ब्रह्मांड के शासक बन जाएंगे। दुर्भाग्य से अब तक कोई सफल नहीं हुआ था। कहा जाता है कि किसी ने एक बार दूर से स्फाइस्टा को देखा था, लेकिन जब वह उत्साहपूर्वक उसके पास पहुंचा तो उसने उसका सारा निशान खो दिया। सिल्वियो के हाथ उनके सामने काल्पनिक तारा मानचित्र को हिलाते रहे। वे इतने तेज थे कि नंगी आंखों से देखना लगभग मुश्किल था। धीरे धीरे उनके माथे पर भी पसीना आ गया। स्पाई रिथमतक्स डालना काफी थकाने वाला था, खासकर अब जब सिल्वियो घायल थे। वे स्टार्क के साथ लड़ाई में भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। स्फाइस्टा का स्थान भी लगातार बदल रहा था, इसलिए सिल्वियो ने अपनी आंखें उस पर गड़ाए रखीं। ज्यादा देर नहीं हुई, उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और खड़े हो गए। उनके सामने का काल्पनिक तारों वाला आकाश उज्जवल हो गया। ये देखकर लूफियन तुरंत पास आया। वैलेंटीन और ड्रोगो तेजी से पीछे चले गए। सिल्वियो, कैसा रहा? क्या तुम्हें एलोरा का ठिकाना मिल गया? लूफियन ने अधीरता से पूछा। हाँ, सिल्वियो ने सिर हिलाया। वह अब कैसी है?
क्या वह गंभीर रूप से घायल है? वह कहाँ है? सिल्वियो, कृपया मुझे अभी बताओ। लूफियन के मुंह से सवालों की झड़ी लग गई। वे एलोरा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। आखिरकार वह एक आत्मा थी। अपने शरीर को बहाल करने में विफलता और ओवरलॉर्ड रॉबर्टिया के आत्मविस्फोट से प्रभावित होने के अलावा यह उसके लिए बहुत कठिन होना चाहिए। शायद वह बहुत गंभीर रूप से घायल भी थी। तो ये वह समय था जब उसे उसकी बहुत ज़रूरत होगी। लूफियन, हालांकि मुझे स्पाई अरिथमेटिक्स के माध्यम से एलोरा के ठिकाने का पता चल गया है, लेकिन मेरा सुझाव है कि अभी उसे न ढूंढा जाए। सिल्वियो ने कुछ देर सोचने के बाद सुझाव दिया। वे पहले से ही एलोरा का अनुमानित स्थान जानते थे और इसी वजह से उन्होंने लूफियन को उसके पीछे न जाने की सलाह दी। स्पाई अरिथमेटिक्स के अनुसार एलोरा फिर से द स्पिरिट केज में थी और वहां उसका एक और बड़ा अवसर इंतजार कर रहा था। यदि सिल्वियो का अनुमान सही था तो ये साहिल से जुड़ा होना चाहिए। इसीलिए लूफियन को उसके पीछे न जाने की सलाह दी गई थी, अन्यथा वह इस अवसर को बर्बाद कर सकता था। बेशक सिल्वियो स्वार्थ के कारण भी ऐसा कर रहे थे। लूफियन की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। ये देखते हुए कि उन्होंने अकेले ही 3 लोगों के आउटपुट को बनाए रखा था और अरे की गति को बनाए रखा था, वे पार्शियल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंच सकते थे। इस बीच स्पाई अरिथमेटिक्स साहिल को पढ़ भी नहीं सकी। वे दोनों एलोरा से अटूट रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि यदि वे दोनों मिले तो क्या होगा। वैसे भी वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे या शांति बनाने के लिए हाथ नहीं मिलाएंगे। इसकी उच्च संभावना थी कि यह लेला में गंभीर आंतरिक घर्षण का कारण बनेगा। तार्किक रूप से कहें तो साहिल लूफियन के पार्शियल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक के खिलाफ नहीं जीत सका। हालांकि समस्या ये थी कि साहिल स्पाई अरिथमेटिक्स से प्रतिरक्षित था, इसलिए सिल्वियो ने कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उन दोनों को मिलने से रोकने की कोशिश कर सकते थे। भले ही वे इसे रोक न सकें, उन्हें इसे कुछ समय के लिए विलंबित करना ही था। तब नहीं जब सोल डिवाउरर्स और रोबोशस हाथ मिला रहे थे। अध्याय 2477। जब लूफियन ने सिल्वियो को फिलहाल एलोरा के पास न जाने के लिए कहते सुना तो वे सिल्वियो का इरादा नहीं समझ पाए। इसलिए उन्होंने व्याकुलता से पूछा, सिल्वियो, इसका क्या मतलब है? क्या तुम सच में मुझसे कह रहे हो कि फिलहाल एलोरा के पास न जाऊं? उसकी आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और उसे मेरी ज़रूरत है। यदि मैं नहीं गया तो उसके साथ क्या होगा? वैलेंटीन और ड्रोगो ने भी उनकी ओर उलझन भरी नजरें डालीं। लूफियन, घबराओ मत, मेरी बात सुनो, सिल्वियो ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। मैं कैसे न घबराऊं? हमें नहीं पता कि एलोरा जीवित है या मृत और मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि उसके पास न जाऊं। मैं कैसे न घबराऊं? क्या एलोरा को कुछ हुआ? सिल्वियो, मुझे सच बताओ, क्या एलोरा को कुछ हुआ? क्या इसीलिए तुम मुझसे उसके पास न जाने के लिए कह रहे हो? जैसे ही लूफियन ने यह कहा, उनका चेहरा विकृत हो गया, जैसे कि वे अपने शरीर में हिंसक व्यक्तित्व को फिर से दबा नहीं सकते थे। लूफियन, खुद को संभालो, मेरी बात सुनो, सिल्वियो चिल्लाया जब उसने ये देखा। इस दहाड़ ने लूफियन को उपद्रव के कगार से वापस खींच लिया। जब एलोरा से संबंधित मामलों की बात आती तो वे आसानी से उत्तेजित हो जाते थे। जब वे उत्तेजित होते तो उनके शरीर में हिंसक व्यक्तित्व हावी हो जाता था। हिस, हफ, हिस। लूफियन ने कुछ गहरी सांसें लीं। धीरे धीरे खुद को शांत करने के बाद उन्होंने पूछा, सिल्वियो, मुझे माफ करना, मैं अभी बहुत भावुक था। मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तभी सिल्वियो ने समझाया, एलोरा की आत्मा को बहुत आघात पहुंचा था, लेकिन रॉबर्टिया लव 6 के आत्मा विस्फोट से उत्पन्न सुपर ब्लैक होल द्वारा निगल लिए जाने के बाद वह दूसरी जगह चली गई। स्पाई अरिथमेटिक्स के हेक्साग्राम के अनुसार एलोरा को उस स्थान पर अपना अवसर मिलेगा। यदि तुम अभी उसके पास जाते हो तो यह उसके अवसर को बर्बाद कर देगा और उसे सफलता पाने का मौका गंवा देगा। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? एस सिल्वियो, क्या तुम सच कह रहे हो? लूफियन ने अविश्वास में पूछा। बिल्कुल, जब से हम मिले हैं मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? मेरा मानना है कि जल्द ही तुम एक बिल्कुल नई एलोरा को देखोगे जब वह लौटेगी। तुम्हें अभी बस इतना करना है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी चोटों को ठीक कर लो, ताकि हम सोल डिवाउरर्स और रोबोशस के सहयोग से निपट सकें और एलोरा के लौटने का इंतजार कर सकें, सिल्वियो ने सकारात्मक रूप से कहा। लूफियन कुछ देर चुप रहे। वे सोच रहे थे कि उन्हें सिल्वियो की बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। सिद्धांत रूप में उन्हें सिल्वियो पर विश्वास करना चाहिए। आखिरकार स्पाई अरिथमेटिक्स गलत नहीं होनी चाहिए जब तक कि वह उसी स्तर की निषिद्ध तकनीक या तकनीक का उपयोग करने वाले व्यक्ति से मजबूत किसी व्यक्ति से न मिले। सोल डिवाउरर्स के स्टाक को निश्चित रूप से गॉड टियर सिविलाइजेशन के अवशेषों से स्पाई अरिथमेटिक्स के समान स्तर की एक निश्चित तकनीक प्राप्त हुई होगी। जहां तक सिल्वियो से मजबूत किसी व्यक्ति की बात है, इस विशाल ब्रह्मांड में शायद बहुत से नहीं होंगे। हालांकि लूफियन थोड़े स्वार्थी भी थे। वे एलोरा की तब मदद करना चाहते थे जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, ताकि वे एक ही झटके में एलोरा के प्रतिरोध को दूर कर सकें और उसे जीत सकें।
यदि सिल्वियो सच कह रहे थे तो क्या यह उल्टा नहीं होगा यदि वे एलोरा को खोजने गए और उसका मौका बर्बाद कर दिया। कुछ चिंतन के बाद लूफियन ने आखिरकार सिल्वियो पर विश्वास करना चुना और फिलहाल एलोरा को न खोजने का फैसला किया बल्कि पहले अपनी चोट को ठीक करने का फैसला किया। चूंकि तुम ऐसा कहते हो, बेशक मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे एलोरा को चोट पहुंचे। यह अच्छा है लूफियन, चिंता मत करो, मैं एलोरा पर नजर रखूंगा। यदि कोई नई स्थिति होती है तो मैं तुम्हें तुरंत सूचित करूंगा। अब तुम्हारा मुख्य कार्य अपनी चोटों से उबरना है। हमें अभी भी एक कठिन लड़ाई लड़नी है। सिल्वियो ने भी गुप्त रूप से राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि लूफियन जिद्दी होंगे और एलोरा को खोजने पर अड़े रहेंगे। वह परेशानी भरा होता। इस बिंदु पर कोई गलती नहीं हो सकती थी। ठीक है सिल्वियो, वैलेंटीन, ड्रोगो, मैं अब अपनी चोटों से उबरने के लिए जा रहा हूँ। अलविदा, संपर्क में रहना। सिल्वियो ने सिर हिलाया। अध्याय 2478। चलो संपर्क में रहते हैं, वैलेंटीन और ड्रोगो ने एक ही समय में कहा। लूफियन चले गए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे चले गए हैं, ड्रोगो ने अचानक पूछा, सिल्वियो, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या एलोरा को सच में कोई अवसर मिलेगा? क्या बात है, क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? सिल्वियो ने पूछा। मैं तुम पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बस लगता है कि एलोरा हमारी साथी है। लेलर के 5 शासक इतने युगों से साथ रहे हैं और हम मूल रूप से एक इकाई हैं। यदि उसके साथ कुछ हुआ है तो तुम्हें इसे हमसे नहीं छिपाना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। जब तक एलोरा को ज़रूरत है हम उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, वैलेंटीन बीच में बोले। चिंता मत करो, मैं ऐसे बड़े मामलों पर बकवास नहीं करूंगा। स्फायर रिथमेटिक्स पर हेक्साग्राम बताता है कि एलोरा को वास्तव में उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया एक अवसर मिला है। मेरा मानना है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी और यह उसे खोजने से कहीं बेहतर होगा। द स्पिरिट केज के एम्बर सिटी में एक अंधेरे कोने में एक छोटी बच्ची सड़क पर आ जा रहे लोगों की ओर बड़ी दयनीय नज़रों से देख रही थी। छोटी बच्ची का चेहरा थोड़ा गंदा था, लेकिन इसने उसके कोमल चेहरे को प्रभावित नहीं किया जो एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह लग रहा था। यह एलोरा थी जो अपने शरीर को बहाल करने में विफल रही और अपनी आखिरी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके द स्पिरिट केज में प्रवेश किया। इस समय एलोरा साहिल से पहली बार मिलने की तुलना में छोटी थी। वह अब केवल 4 या 5 साल की थी। जब साहिल पहली बार एलोरा से मिले थे तब वह लगभग 6 या 7 साल की थी। इसका मतलब था कि एलोरा की आत्मा को इस बार लगी चोट पिछली बार आत्मा विस्फोट से भी अधिक गंभीर थी। उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए एलोरा लगभग सब कुछ भूल गई थी। उसका दिमाग खाली हो गया था। वह केवल इतना जानती थी कि उसे यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आना है। जब तक वह उन्हें ढूंढ लेती वह एक खुशहाल जीवन जी सकती थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह किसे ढूंढ रही है, उनका नाम, वे कैसे दिखते थे, या वे पुरुष थे या महिला। वह आधे महीने तक एम्बर सिटी में इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह ढूंढ रही थी। छोटी बच्ची रोने ही वाली थी। कई बार वह विकृत पुरुषों से टकराई जो उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन भाग्यवश वह काफी तेज भागी। भले ही उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल थी, वह आखिरकार एक ओवरलॉर्ड थी। भले ही उसकी आत्मा का 1/4वां हिस्सा ही बचा हो, वह साधारण लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही वह अंधेरे कोने में चल रही थी, छोटी बच्ची को कुछ ऐसा सूंघने को मिला जो उसे पसंद था। ये बहुत दूर नहीं था और बस एक इमारत में था जो एक दीवार से अलग थी। वह उसे खाना चाहती थी। जब तक वह उसे खा लेती, यह उसके शरीर के लिए अच्छा होता। उसने सहज रूप से अपने फटे होठों को चाटा। छोटी बच्ची ने महसूस किया कि अपनी गति के साथ वह बिना पकड़े इसे चुरा सकती थी। जैसे ही वह कदम उठाने वाली थी, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ आई, पेबल्स, तुम चोरी नहीं कर सकती। ये गलत है। तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम चोरी कर रही हो। जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हारा क्या होगा? अब से मेरे पीछे आओ। मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो और मैं उन्हें तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। हालांकि तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम अब और कुछ न चुराओ, वरना मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करूंगा। छोटी बच्ची ने जल्दी से ऊपर देखा और चारों ओर देखा, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह देखना चाहती थी। ये सिर्फ एक भ्रम निकला, एक स्मृति। उसकी आंखों में पल भर में आंसू भर आए और उसने बच्चों वाली आवाज में कहा, बड़े भैया आप कहाँ हैं? पेबल्स आपको बहुत याद कर रही है। अध्याय 2479। छोटी बच्ची को आखिरकार याद आया कि उसका नाम पेबल्स था और जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रही थी वह उसका बड़ा भाई था। हालांकि पेबल्स फिर से चिंता करने लगी, मुझे उन्हें ढूंढने के लिए कहाँ जाना चाहिए? इतना समय हो गया है और मुझे अभी भी उनका कोई निशान नहीं दिख रहा है। और मैं खाना नहीं चुरा सकती। मैंने उनसे वादा किया था, इसलिए मुझे इसका पालन करना चाहिए। पेबल्स दीवार के अंधेरे कोने में अकेली बैठी रही। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखों में आंसू भरे थे जो एक एक करके गिर रहे थे। बड़े भैया आप कहाँ हैं?
पेबल्स आपको बहुत याद कर रही है, आइए पेबल्स को ले जाए। छोटी बच्ची बुदबुदाया। यह अफसोस की बात थी कि साहिल अभी अर्थ पर थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि पेबल्स उन्हें एम्बर सिटी में ढूंढ रही थी। जब से पेबल्स पत्र छोड़कर चली गई थी, साहिल बीनी और थॉ को एम्बर सिटी ले गए, सब कुछ उन्हें सौंप दिया और शायद ही कभी द स्पिरिट केज में लौटे। ज्यादा से ज्यादा वे कभी कभार वापस जाकर ये पूछने के लिए देखते थे कि क्या बीनी और थॉ को कोई ऐसी समस्या है जिसे वे हल नहीं कर सकते। यदि होती तो वे उसे हल करने में मदद करते और तुरंत वास्तविक दुनिया में नहीं लौटते। साहिल का ध्यान अब द स्पिरिट केज पर नहीं था। हालांकि उन्हें अभी भी यहाँ लैविश पॉइंट्स अर्जित करने की आवश्यकता थी, इसलिए वे कभी कभार मिलने आते थे, अन्यथा वे शायद वापस भी नहीं आते। 3 महीने बाद छोटी बच्ची पेबल्स कुछ महीनों से एम्बर सिटी में भटक रही थी और उसका पूरा शरीर गंदा हो गया था। वह वैसी कोमल नहीं दिखती थी जैसी वह पहली बार एम्बर सिटी आने पर दिखती थी। इसके बजाय वह एक छोटी भिखारी की तरह दिखती थी। शुरुआत में अभी भी बुरे इरादों वाले मनोरोगी थे जो अपनी विकृत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे वापस ले जाना चाहते थे। जैसे जैसे पेबल्स गंदी होती गई, संख्या कम होती गई। अब लगभग हर कोई उसे घृणा भरी नज़रों से देखता था। वे उससे दूर रहना चाहते थे, उसे पकड़ने की कोशिश करना तो दूर की बात थी। उन 3 महीनों में पेबल्स ने साहिल की शिक्षाओं का पालन किया और कुछ भी नहीं चुराया। वह जानती थी कि अगर उसने चोरी की तो उसके बड़े भाई उसे फिर कभी पसंद नहीं करेंगे। पेबल्स को खाने के लिए कोई खजाना नहीं मिला, इसलिए वह शायद ही बड़ी और अभी भी 4 या 5 साल की ही दिखती थी। यदि वह साहिल के पीछे आती तो साहिल की विशेष आत्मिक शक्ति से पोषित होने और उपभोग करने के लिए खजाना होने के बाद पेबल्स कम से कम 1 या 2 साल बढ़ गई होती। इस अवधि के दौरान साहिल वास्तव में 2 बार द स्पिरिट केज गए थे। वे जल्दी में आए और चले गए और एम्बर सिटी में बिल्कुल नहीं भटके, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बेचारी छोटी पेबल्स नहीं मिली। हर दिन पेबल्स अपनी याददाश्त में बड़े भाई की तलाश में एम्बर सिटी के हर कोने में भटकती थी। इन 3 महीनों के दौरान छोटी बच्ची लगभग पूरे एम्बर सिटी में घूम चुकी थी, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि वह निराश नहीं हुई। पेबल्स जानती थी कि जब तक वह हार नहीं मानती, वह अपने बड़े भाई को ढूंढ पाएगी और एक खुशहाल जीवन जी पाएगी। हर दिन उसके लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन इंतजार कर रहे होंगे और वह जो चाहे खा सकेगी। इतना ही नहीं, वह बड़े भाई की बाहों में चैन की नींद भी सो सकती थी। छोटी बच्ची के पास जो कुछ यादें थीं, उनमें बड़े भाई की बाहों में सोना सबसे अच्छा था। पूरे एम्बर सिटी में घूमने के बाद पेबल्स को कई जगहें और कई चीज़ें मिली जो उसे खाना पसंद था। वह हर दिन बस उन्हें सूंघने के लिए अलग अलग जगहों पर जाती थी। हालांकि बड़े भाई ने उससे कहा था कि वह चोरी नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें सूंघना ठीक होगा। उसने कुछ नहीं लिया, इसलिए इसे बड़े भाई के साथ उसके समझौते का उल्लंघन नहीं माना गया। अध्याय 2480। उसी समय वह इन जगहों को याद रखने की कोशिश कर रही थी ताकि साहिल के मिलने के बाद वह उनसे अपने लिए खाना खरीदने के लिए कह सके। जब भी वह अपने बड़े भाई को ढूंढने के बाद के दिनों के बारे में सोचती तो छोटी बच्ची के गंदे चेहरे पर एक सुखद मुस्कान फैल जाती। यही एकमात्र प्रेरणा हो सकती थी जो उसे खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करती थी। समय थोड़ा थोड़ा करके बीत रहा था। एक दिन और 3 महीने बाद पेबल्स एम्बर सिटी के केंद्र में एक बड़े स्टोव पर आए और वह स्टोव के प्रवेश द्वार के कोने में बैठ गई। उसे अंदर कुछ ऐसा सूंघा जो उसे पसंद था। वह अंदर जाकर उसे करीब से सूंघना चाहती थी, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था। इस समय दुकान के अंदर से बातचीत की आवाज़ आए और आवाज़ करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर आ रहा है। छोटी बच्ची जल्दी से उठी और एक तरफ छिप गई। फिर उसने अपने छोटे से शरीर को कसकर एक गेंद की तरह सिकोड़ लिया। मिस्टर रॉश, इस बार हमारा सहयोग बहुत सुखद रहा है। यदि भविष्य में आपके पास कोई अच्छी चीज़ हो तो आपको मेरे पास भाई आना होगा और आप उन्हें दूसरों को नहीं बेच सकते। आपको मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि आप इतने ईमानदार हैं और आप हमेशा इतनी ऊंची कीमत का प्रस्ताव देते हैं, यदि मेरे पास कुछ अच्छा है तो मैं निश्चित रूप से इसे पहले आपको बेचूंगा। मिस्टर रिवर्स, कोई भी जो पैसा नहीं कमाना चाहता वह मूर्ख है। हम सभी व्यवसायी हैं, तो किसे पैसा नापसंद है? ये सच है। मिस्टर रॉश, चिंता न करें, जब भी आप मेरे पास आएंगे मैं आपको हमेशा उच्चतम कीमत दूंगा और मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मिस्टर रिवर्स, हमारा सौदा पक्का रहा। यह एक सौदा है। वैसे मिस्टर रॉश, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले आपने दक्षिण के शहर को विकसित करने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रगति कैसी है? मिस्टर रिवर्स, आप बहुत अच्छी तरह से सूचित हैं। हाँ, नहीं, मुझे इस बारे में अफवाहों से पता चला और मुझे नहीं पता कि यह कितना सटीक है, इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करने के लिए कहना चाहता हूँ। मिस्टर रिवर्स, सच कहूँ तो उस घटना के बाद 8 मुख्य शहरों में बहुत सी अच्छी चीज़ें नहीं बची हैं। यदि हैं भी तो वे सभी बड़ी ताकतों के हाथों में हैं और कभी नहीं बेची जाएंगी। इसके विपरीत दक्षिण के शहर प्रभावित नहीं हुए हैं।
वहाँ अभी भी कई अच्छी चीज़ें हैं और जब तक आप कीमत चुकाने को तैयार हैं आप कई कीमती खजानों पर हाथ पा सकते हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि आपने इस बार बहुत कुछ हासिल किया है? बेशक, इस अवधि के दौरान मैं ये देखने के लिए इधर उधर भटकता रहा कि मैं कौन सी जगह खरीद सकता हूँ। जब समय आएगा मैं खजानों को वापस भेजूंगा और एक ही समय में उनके साथ सौदा करूंगा। पैसा मिलने के बाद मैं खरीदारी जारी रख सकता हूँ। मैं कुछ और पॉकेट मनी कमाने के लिए कुछ और बार खरीदने और बेचने के जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। तो क्या आप मेरे द्वारा दी गई कीमत से संतुष्ट हैं? बेशक, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए जैसे ही सामान आता है मैं उन्हें सीधे आपको भेज दूंगा। मिस्टर रिवर्स, आपको केवल पैसे तैयार करने की आवश्यकता है। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद मिस्टर रॉश। चिंता न करें, मैंने पहले ही पैसे तैयार कर लिए हैं, इसलिए आप मुझे कितना भी लाएं, मैं उन सभी को बिना किसी समस्या के खरीद सकता हूँ। हाँ, यह अच्छा है कि आप ऐसा कहते हैं। मुझे चिंता थी कि तब आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। मिस्टर रॉश, आप क्या कह रहे हैं? हालांकि मैं फॉर रिवर्स अभी कुछ समय पहले ही एम्बर सिटी आया हूँ, लेकिन मुझे व्यापारिक जगत में अनुभवी माना जा सकता है। मैं बिना किसी ताकत के विकसित होने के लिए एम्बर सिटी आने की हिम्मत कैसे करूंगा? मैं आपको बस इतना बता दूं मिस्टर रॉश, वास्तव में मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूं। मेरे मास्टर ही असली मालिक हैं। बस इतना है कि वे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, इसलिए उन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया। मैं समझता हूं। हाँ, मिस्टर रिवर्स, मैं फिर से हमारे सुखद सहयोग के लिए उत्सुक हूं। टहलते और बात करते इन दो व्यक्तियों में से एक थॉ था जो काफी समय से साहिल का अनुसरण कर रहा था। अब उसने एम्बर सिटी के व्यापारिक जगत में अपना नाम बना लिया था। एम्बर सिटी लॉ एन्फोर्समेंट टीम के कप्तान एरियन के संरक्षण के साथ जब तक उसने 3 प्रमुख ताकतों को नाराज नहीं किया, वह मूल रूप से एम्बर सिटी में जो चाहे कर सकता था। दूसरा एक व्यवसायी था जो थॉ के साथ व्यापार करता था। वह काफी मजबूत था और वह थॉ के प्रमुख ग्राहकों में से एक था क्योंकि उसने उसे कई खजाने प्रदान किए थे। व्यवसायी सभी लाभ के पीछे भाग रहे थे। थॉ की कीमत एम्बर सिटी में सबसे अधिक थी और उसके पास मजबूत समर्थन था। इसलिए 1 साल से भी कम समय में उसने एम्बर सिटी के व्यापारिक जगत में अपना नाम बना लिया। कई व्यवसायी उसके साथ व्यापार करने को तैयार थे। कौन ऊंची कीमत पर बेचने और अधिक पैसा कमाने में सक्षम नहीं होना चाहता था? कोई भी पैसे को ना नहीं कहेगा। बेशक, ऐसा करके थॉ ने बहुत से लोगों के हितों को भी खतरे में डाल दिया। यदि एरियन ने पीछे से उसकी मदद नहीं की होती तो वह बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। अध्याय 2481। अपने पार्टनर मिस्टर रॉश को विदा करने के बाद थॉ मुड़ा और अपनी दुकान में प्रवेश करने वाला था। जैसे ही वह मुड़ा, उसने अचानक दरवाजे के सामने कोने में एक छोटी सी आकृति को धुनते हुए देखा। उसने सोचा कि यह कोई चोर है, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह चोर कितना गैर पेशेवर है। ये ठीक से छिप भी नहीं पा रहा। उसने कुछ कदम आगे बढ़कर करीब से देखा और पाया कि वह एक गंदी छोटी भिखारी लड़की थी। थॉ उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। हालांकि द स्पिरिट केज में भिखारी बहुत कम थे, फिर भी वे मौजूद थे। द स्पिरिट केज में भिखारी आमतौर पर वे लोग होते थे जिनकी आत्मा को अपरिवर्तनीय रूप से आघात पहुंचा था, जिसके कारण वे पागल हो गए थे। ऐसे व्यक्ति अपना नाम और वापस जाने का तरीका भूल जाते थे। इसलिए वे केवल द स्पिरिट केज में इधर उधर भटकते और भीख मांगते रहते थे। वास्तविक जीवन में वे वनस्पति की तरह होते थे। उनके लिए फिर से होश में आना बहुत मुश्किल होता था। जिस पल थॉ दुकान में प्रवेश करने लगा, उस छोटी भिखारी ने चुपचाप अपनी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। थॉ ने फिर से भिखारी की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा झुकाया। बड़े और बच्चे की निगाहें मिलीं। जब थॉ ने उन आंखों को देखा तो वह स्तब्ध रह गया और तुरंत रुक गया। वे आंखें, वह नज़र, वे इतनी परिचित लग रही थीं। उसने अपनी यादों को ध्यान से खंगाला। वह थोड़ी सी मास्टर साहिल द्वारा लाड़ प्यार से पाले गए छोटी लड़की पेबल्स जैसी लग रही थी। हालांकि थॉ ने फिर से सिर हिलाया। उसने सोचा कि यह संभव नहीं है। हालांकि उसे नहीं पता था कि पेबल्स क्यों चली गई थी और उसने मास्टर साहिल से इसके बारे में नहीं पूछा था, लेकिन पेबल्स जब गई थी तब पहले से किशोरावस्था में थी। उसके सामने वाली छोटी भिखारी एक छोटी लड़की थी, सिर्फ कुछ साल की। इसलिए वे एक ही व्यक्ति नहीं हो सकती थीं। फिर भी जिज्ञासा ने थॉ को मुड़कर उस कोने की ओर चलने पर मजबूर कर दिया जहां छोटी भिखारी छिपी हुई थी। जब छोटी लड़की ने किसी को अपनी ओर आते देखा तो वह अपनी गति का उपयोग करके भागने की कोशिश करने लगी। वह इस व्यक्ति को नहीं पहचानती थी और वह निश्चित रूप से उसका बड़ा भाई नहीं था। वह अपने बड़े भाई के अलावा किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। यह उसकी स्वाभाविक सुरक्षा थी। छोटी लड़की के अवचेतन में दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकती थी, और वह व्यक्ति उसका बड़ा भाई था। जब वह मुड़कर भागने वाली थी तो एक आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। पेबल्स।
छोटी लड़की ने हैरानी से मुड़कर उस मध्यम आयु के व्यक्ति की ओर देखा। उसने सोचा, ये कौन है? यह मेरा नाम कैसे जानता है? क्या यह मेरा बड़ा भाई है? नहीं, ये व्यक्ति मेरे दिमाग में आने वाले चेहरे से बहुत अलग है। वे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। क्या ये बड़ा भाई बूढ़ा होने पर ऐसा दिखता है? नहीं, वह गंध परिचित नहीं है। अगर यह मेरा बड़ा भाई होता तो मैं जरूर पहचान लेती। चेहरे बदल सकते हैं लेकिन गंध नहीं बदल सकती। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और कोई भी हिला नहीं। थॉ बहुत स्तब्ध था। जब उसने देखा कि छोटी लड़की भागने वाली है तो उसने अनजाने में पेबल्स का नाम पुकार दिया था। उसने सोचा कि छोटी लड़की पेबल्स से बहुत मिलती जुलती है, खासकर उसकी चतुर आंखें। वे मिलती जुलती नहीं थीं, बल्कि एक ही थीं। अध्याय 2482। न सिर्फ उसकी आंखें मिलती जुलती थीं, बल्कि उसका गंदा छोटा चेहरा भी मिलता जुलता था। एकमात्र अंतर यह था कि वह छोटी थी। उस समय थॉ को पेबल्स अच्छी तरह याद थी, क्योंकि छोटी लड़की सिर्फ खजाने चुराती थी। चूंकि उसे डर था कि छोटी लड़की का परिवार बदला लेने आएगा, इसलिए उन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया। वह और उसके आसपास के बॉसों का कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे जो चाहे करने दिया। आखिरकार साहिल आया। ईमानदारी से कहें तो थॉ को उम्मीद नहीं थी कि छोटी लड़की उसके पेबल्स का नाम पुकारने पर रुक जाएगी। दोनों कुछ देर चुप रहे। छोटी लड़की ने बचकानी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? थॉ हैरान रह गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम भी पेबल्स नाम की हो? हाँ, क्या आप मुझे ही पुकार रहे थे? मुझे माफ करना शहद, मैंने गलत समझ लिया। मेरी एक दोस्त भी पेबल्स नाम की है, इसलिए मैंने सोचा तुम वही हो, थॉ ने समझाया। क्या आपकी दोस्त मुझसे बहुत मिलती जुलती है? छोटी लड़की उत्सुक होकर बोली। बहुत मिलती जुलती है, खासकर आंखें। वे बहुत मिलती जुलती हैं। हालांकि वह तुमसे बहुत बड़ी है। मैं समझ गई। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलती हूँ, छोटी लड़की ने कहा और जाने लगी। वह कुछ ही बातों के बाद थॉ के करीब नहीं आएगी। वह सिर्फ अपने बड़े भाई पर ही बिना शर्त भरोसा कर सकती थी। कोई और उसका भरोसा नहीं जीत सकता था। जब थॉ ने पेबल्स को जाते देखा तो वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। रुको, क्या कोई और बात है? शहद, अगर तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है तो अब से मेरे साथ चलो, थॉ ने प्रस्ताव रखा। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। शायद वह साहिल से प्रभावित था। अगर क्षमता हो तो दूसरों की मदद करना और अच्छाई करना काफी अच्छा था। इस छोटी लड़की की हालत देखकर लग रहा था कि वह काफी समय से भटक रही है। इसके अलावा वह इतनी समझदार थी और पेबल्स से इतनी मिलती जुलती थी कि उसे विश्वास था मास्टर साहिल उसे पसंद करेगा। थॉ ने सोचा कि छोटी लड़की खुशी खुशी मान जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरी पक्ष ने सीधे मना कर दिया। आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे अपने बड़े भाई को ढूंढना है। छोटी लड़की ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपने बड़े भाई का जिक्र किया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे यह उसकी जीवित रहने की एकमात्र प्रेरणा थी। बड़ा भाई, थॉ ने सोचा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने सोचा, क्या यह इतना संयोग हो सकता है? इस छोटी लड़की का नाम पेबल्स है और उसके पास भी एक बड़ा भाई है। इसके अलावा वह बचपन की पेबल्स जैसी दिखती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे इतनी परिचित लग रही थी। कई संकेत साबित कर रहे थे कि उसके सामने वाली छोटी लड़की शायद वही पेबल्स है जो कुछ समय पहले चली गई थी। बच्ची, तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है? शायद मैं उसे जानता हूँ, थॉ ने जल्दी से पूछा। अब उसे छोटी लड़की की पहचान की पुष्टि करनी थी। अगर वह वाकई वही पेबल्स थी जो चली गई थी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जब पेबल्स गई थी तब वह पहले से किशोरावस्था में थी। वह अचानक 4 या 5 साल की छोटी लड़की कैसे बन गई? उसने बहुत सारे लोगों और चीजों को भुला दिया था। वह थॉ को भी नहीं याद कर पा रही थी, सिर्फ मास्टर साहिल को। यह जरूर उसकी आत्मा के गंभीर रूप से घायल होने के कारण हुआ होगा। थॉ कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर साहिल उसे इस हालत में देखेगा तो कितना गुस्सा होगा। पेबल्स गंभीर रूप से घायल थी, उसकी याददाश्त चली गई थी। इसके अलावा वह बेघर थी और भिखारी की तरह इधर उधर भटक रही थी। मास्टर साहिल का गुस्सा कितने लोग सह पाएंगे? क्या मास्टर साहिल उस व्यक्ति को नष्ट नहीं कर देगा जिसने पेबल्स को ऐसा करने की हिम्मत की? सर, क्या आप वाकई मेरे बड़े भाई को जानते हैं? छोटी लड़की की आंखें चमक उठीं। अपने बड़े भाई को ढूंढना अब उसका एकमात्र लक्ष्य था। जब तक वह अपने बड़े भाई को ढूंढ ले और उसके साथ रह ले, उसे किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। न सिर्फ उसे भरपूर खाना मिलेगा, बल्कि वह साहिल की गर्म गोद में सो भी सकती थी। अध्याय 2483। थॉ ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और दयालुता से पूछा, शहद, तुम्हें पहले मुझे बताना होगा कि तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है, ताकि मुझे पता चले कि मैं उसे जानता हूं या नहीं। सर, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं उसे हमेशा सहेली कहती थी। वह मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह मुझे ढेर सारी अच्छी चीजें खाने के लिए खरीदता था और मुझे अपनी बाहों में लेकर सोने देता था।
मुझे नहीं पता कि मैं सहेली से कैसे अलग हो गई। मैं उसे बहुत याद करती हूँ, छोटी लड़की उदास होकर बोली। धड़ाम। छोटी लड़की की बात सुनते ही थौ पर जैसे बिजली गिरी। थौ को लगा कि उसके सिर में भनभनाहट हो रही है और वह चक्कर खा रहा है। उसके सामने वाली 4 या 5 साल की लड़की वही पेबल्स निकली जो कुछ समय पहले चली गई थी। लेकिन वह इस हालत में कैसे पहुंच गई? किसने उसके साथ ऐसा किया? थौ के दिमाग में कई सवाल आए। हालांकि उसे पता था कि अभी सोचने का समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब पेबल्स को वापस लाना, उसे नहलाना, साफ करना और फिर मास्टर साहिल के बाहर आने का इंतजार करना था ताकि पेबल्स को सुरक्षित रूप से मास्टर साहिल के हाथों सौंपा जा सके। बाकी चीजें थौ के बस में नहीं थीं। पेबल्स, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? थौ खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा। क्या हमें एक दूसरे को जानना चाहिए? छोटी लड़की की मासूम आंखों में संदेह था। मैं तुम्हारे बड़े भाई का खैर दोस्त हूँ। हम पहले अक्सर मिलते थे। सर, क्या आप वाकई उसे जानते हैं? मैं सिर्फ उसे जानता नहीं हूँ, मैं उससे बहुत करीब हूँ। तो सहेली अभी कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। छोटी लड़की ने बेसब्री से पूछा। पेबल्स, पहले तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें नहला दूंगा, कपड़े बदलवा दूंगा और सहेली के तुम्हें लेने का इंतजार करूंगा, ठीक है? ठीक है। छोटी लड़की मानने वाली थी, लेकिन सोचने के बाद उसने सावधानी से कहा, सर, आप कैसे साबित करेंगे कि आप सहेली को जानते हैं और झूठ नहीं बोल रहे? अगर आप मुझे साबित नहीं कर पाए तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। थौ सोच में पड़ गया, मैं खुद को कैसे साबित करूं? थौ थोड़ा घबरा गया। उस समय उसे नहीं पता था कि वह खुद को कैसे साबित करे। पेबल्स ने इतना कुछ भुला दिया था कि मास्टर साहिल का नाम भी भूल गई थी। वह दूसरी पक्ष को कैसे मनाए? अगर पेबल्स उस पर विश्वास नहीं करती और चली जाती है तो मास्टर साहिल के बाहर आने पर वह उसे कहाँ ढूंढेगा? मास्टर साहिल से वह क्या कहेगा? नहीं, उसे पेबल्स को यहाँ रोकना होगा, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं कर सकता वरना उसका शक हो जाएगा। कुछ सोचने के बाद थौ के दिमाग में एक विचार आया। उसने छोटी लड़की से कहा, पेबल्स, मेरे पास खुद को साबित करने का तरीका है। मेरे लिए रुको और कहीं मत जाना, वरना मास्टर साहिल बाहर आने पर बहुत दुखी होंगे। ओह, वैसे मास्टर साहिल ही तुम्हारे सहेली हैं? छोटी लड़की ने सिर हिलाया, संकेत दिया कि वह इंतजार कर सकती है। फिर थौ ने दुकान की ओर चिल्लाकर कहा, अरे! दुकान से जवाब आया, बॉस, क्या हुआ? फिर कुछ युवा बाहर दौड़ते हुए आए। वे पुरुष और महिला दोनों थे जिन्हें थौ ने छोटे मोटे कामों के लिए रखा था, जैसे सफाई करना या जब वह बाहर होता तो मेहमानों का स्वागत करना। थौ इतनी बड़ी दुकान अकेले नहीं संभाल सकता था। इसके अलावा वह बॉस था और अक्सर महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलने बाहर जाता था, इसलिए उसे दुकान पर नजर रखने के लिए किसी की जरूरत थी। जाओ, मुझे एक पेन और कागज लाओ, साथ में एक टेबल भी लाओ, थौ ने आदेश दिया। जी बॉस, अभी लाते हैं। कुछ युवा दुकान में वापस गए और पेन, कागज और टेबल लेकर आए। थौ ने कागज टेबल पर रखा और उस पर ड्राइंग करने लगा। जल्द ही कागज पर एक चेहरा उभर आया। ये साहिल से काफी मिलता जुलता था। अध्याय 2484। ड्राइंग पूरी करने के बाद थौ ने साहिल का पोर्ट्रेट उठाया और छोटी लड़की को दिखाया। पेबल्स, क्या ये तुम्हारे बड़े भाई जैसा लगता है? छोटी लड़की ने थौ के हाथ में पोर्ट्रेट को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। पोर्ट्रेट में व्यक्ति उसके दिमाग में आने वाले सहेली से मिलता जुलता था। वह पूरी तरह निश्चित थी कि यह सहेली था। हाँ, ये सहेली जैसा लगता है। सर, आपने मुझसे झूठ नहीं बोला, आप वाकई सहेली को जानते हैं, छोटी लड़की खुशी से चिल्लाई। देखा, मैंने कहा था न कि मैं उसे जानता हूँ, फिर भी तुम विश्वास नहीं कर रही थी। थौ हंसा, साथ ही उसने राहत की सांस भी ली। आखिरकार उसने पेबल्स को रोक लिया। अगर उसकी ड्राइंग स्किल्स न होती तो वह इस सतर्क छोटी लड़की को नहीं मना पाता। इसके अलावा मास्टर साहिल अभी सेक्लूजन में थे और थौ को नहीं पता था कि वह कब बाहर आएंगे। वह मास्टर साहिल को परेशान नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इंतजार करना होगा। अब मैं आप पर विश्वास करती हूँ। ये बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी समय से सहेली को ढूंढ रही थी और अब आखिरकार उनसे मिलने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। छोटी लड़की ने ऐसा कहते हुए आंखों में आंसू भर लिए। वह लगभग रोने वाली थी। वह थक चुकी थी। जब से उसने सहेली से वादा किया था कि वह कुछ नहीं चुराएगी, तब से द स्पिरिट केज में आने के बाद उसने ज़्यादा नहीं खाया था। उसे उन बदमाशों से सावधान रहना पड़ता था और खुद की रक्षा भी करनी पड़ती थी। उसके दिल में एकमात्र विश्वास था कि वह जल्दी से सहेली को ढूंढ ले और अपनी यादों वाली अच्छी जिंदगी जी ले। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे सहेली का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में छोटी लड़की को धीरे धीरे एहसास हुआ कि शायद सहेली इस शहर में है ही नहीं। वह दूसरे शहर में ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कहाँ जाए। जब वह उम्मीद छोड़ने वाली थी, तभी चीजें नई दिशा में मुड़ी और उसे अंधेरे में एक नई उम्मीद की किरण दिखी। उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो सहेली को जानता था। छोटी लड़की इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग रो पड़ी।
पेबल्स, रो मत, अच्छी बच्ची, मेरे साथ वापस चलो, साफ सुथरी होकर मास्टर साहिल का इंतजार करो, ठीक है? ठीक है, पेबल्स ने सिर हिलाया। इस व्यक्ति के सहेली को जानने की पुष्टि होने के बाद उसने अपना गार्ड नीचे कर लिया। चूंकि साहिल इतना अच्छा था, उसके दोस्त भी जरूर अच्छे होंगे। थॉ ने पेबल्स को उस हवेली में ले गया जहां साहिल सक्लूजन में थे। रास्ते में आधा रास्ता तय करने के बाद उसने बीनी को जल्दी वापस आने के लिए कहा। पेबल्स लड़की थी, हालांकि वह छोटी थी और सिर्फ 4 या 5 साल की थी, फिर भी जहां संभव हो संदेह से बचना जरूरी था। बीनी ही उसे नहलाएगी और कपड़े बदलवाएगी। दोनों के पहुंचने के थोड़ी देर बाद बीनी जल्दी जल्दी वापस आए। थॉ के एजेंट मैसेज मिलने पर उसे लगा कि मास्टर साहिल का कोई आदेश आया है, इसलिए उसने हाथ का काम छोड़कर बिना देर किए वापस आने में समय नहीं लगाया। वह थॉ से पूछने वाली थी कि उसने उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, लेकिन उसकी नज़र पेबल्स पर पड़ी और वह आंखें नहीं हटा पाए। इस समय पेबल्स के चेहरे के दाग धुल चुके थे, जिससे उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया जो पोर्सेलेन डॉल जैसा लग रहा था। बेशक बीनी भी बता सकती थी कि उसके सामने वाली छोटी लड़की वही पेबल्स थी जिसे मास्टर साहिल लाड़ प्यार से पालते थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि दोनों एक ही हैं। आखिरकार जब पेबल्स गई थी तब वह किशोरावस्था में थी। उसके सामने वाली छोटी लड़की सिर्फ 4 या 5 साल की थी। वह दोनों को जोड़ नहीं पा रही थी। फिर भी बीनी के दिमाग में कुछ अनुमान आ चुके थे। दोनों के बीच कोई संबंध जरूर होगा, वरना दो अजनबी इतने मिलते जुलते कैसे दिख सकते हैं? केवल जीन में समानता होने पर ही वे इतने मिलते जुलते दिख सकते हैं। अध्याय 2485 रिवर्स, ये कौन है? बीनी ने थॉ और बच्ची की ओर देखकर पूछा। एम्स नैक्ट, मैं इसे समझा नहीं सकता, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यह पेबल्स है। उसे निश्चित रूप से कोई हादसा हुआ होगा और उसकी आत्मा को बहुत बड़ा आघात पहुंचा होगा, जिसके कारण वह इस छोटी उम्र में वापस आ गई है। इसके अलावा उसने मास्टर साहिल को छोड़कर सब कुछ भुला दिया है। वह मेरी दुकान के सामने भटक रही थी और संयोग से मुझे मिल गई, इसलिए मैं उसे वापस ले आया। कृपया उसे साफ करो, साफ कपड़े पहनाओ और मास्टर साहिल के आने का इंतजार करो, थॉ ने संक्षेप में समझाया। क्या वह पेबल्स है? बीनी डर से सफ़ेद पड़ गई। पेबल्स कौन थी? वह राजकुमारी जिसे मास्टर साहिल लाड़ प्यार से पालते थे। उसने उस पर कम से कम 10 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। किसी को नहीं पता था कि वह अचानक गायब क्यों हो गई। अब वह वापस आई है, लेकिन 4 या 5 साल की छोटी भिखारी बनकर। अगर मास्टर साहिल को ये पता चला तो वह बहुत गुस्सा होंगे। मुझे भी यह विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन वह वही पेबल्स है जिसे मास्टर साहिल लाड़ प्यार से पालते थे, थॉ ने निश्चितता से कहा। ये कैसे संभव है? बीनी अभी भी अविश्वास में थी। एक किशोर लड़की अचानक 4 या 5 साल की छोटी लड़की कैसे बन गई? पेबल्स के गायब होने के बाद उसके साथ क्या हुआ? मुझे लगता है कि पेबल्स वास्तविक दुनिया में वापस गई होगी जहां उसकी आत्मा को फिर से गंभीर चोट लगी, इसलिए वह इस हालत में है। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसकी याददाश्त वापस ना आए और हमें पता चले कि क्या हुआ, लेकिन ये वे चीज़ें नहीं हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। चिंता मत करो, मास्टर साहिल समय आने पर इसे संभाल लेंगे। अभी हमें बस उसके साथ रहना है और मास्टर साहिल के बाहर आने का इंतजार करना है, थॉ ने जो सोचा था वह बताया। हालांकि वह भी उत्सुक था कि पेबल्स इस हालत में कैसे पहुंची, लेकिन एक बिजनेस सर्कल के अनुभवी व्यक्ति के रूप में थॉ जानता था कि कुछ चीज़ें पूछनी नहीं चाहिए और सबसे अच्छा यही है कि न पूछी जाएं। मैं समझ गई, बीनी ने शांत होने के बाद कहा। फिर उसने थॉ के पास खड़ी छोटी आकृति की ओर देखा और नरमी से पूछा, पेबल्स, चलो नहाने चलें, ठीक है? मिस, क्या आप भी सहेली की अच्छी दोस्त हैं? छोटी लड़की ने बीनी से पूछा। हाँ, सहेली और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और वह मुझसे मिलने आएंगे। अब से तुम बस मेरे साथ चलो और हम सहेली के वापस आने का इंतजार करेंगे, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। छोटी लड़की खुशी से मुस्कुराई। आखिरकार वह सहेली से मिलने वाली थी। फिर भी साथ ही छोटी लड़की खुद को थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रही थी। क्या सहेली उसे भूल गए होंगे? क्या वह पहले की तरह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? कितना समय बीत चुका था, ये पेबल्स को याद नहीं था। बीनी को पेबल्स की सहमति मिलने के बाद उसने उसे नहलाया और फिर छोटी लड़की को साफ कपड़े पहनाए। छोटी भिखारी एक पोर्सेलेन डॉल जैसी राजकुमारी में बदल गई। वह इतनी प्यारी थी, जो भी उसे देखता उसके गोरे और नर्म गालों को निचोड़ना चाहता। इस समय बीनी और थॉ उसे एक बंद कमरे में ले गए। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आई, छोटी लड़की की आंखें फैल गईं। कमरे में सब कुछ वही था जो उसे पसंद था। सर, मिस, क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? छोटी लड़की ने मासूमियत से पूछा। बीनी घुटनों पर बैठ गई और दुखी होकर बोली, पेबल्स, यहाँ जो कुछ भी है तुम खा सकती हो। जो चाहो ले सकती हो, शर्मा मत। सच में, छोटी लड़की को लगा जैसे वह सपने में है। वह इतने समय से अच्छा खाना नहीं खा पाई थी। उसे सिर्फ तब याद था जब वह सहेली के साथ थी। बिल्कुल, बीनी हंसी।
अगर मैं इन्हें खाऊंगी तो यह चोरी नहीं मानी जाएगी ना। मैंने सहेली से वादा किया था कि मैं कुछ नहीं चुराऊंगी, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना होगा, वरना सहेली मुझे पसंद नहीं करेंगे। छोटी लड़की दुविधा में लग रही थी। पेबल्स, मास्टर साहिल या सहेली ने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार की हैं। ये सब तुम्हारी हैं, इसलिए बिल्कुल चोरी नहीं होगी। सहेली ने ये सब मेरे लिए तैयार किया। हाँ, बीनी ने सिर हिलाया। वाह, छोटी लड़की ने खुशी से चिल्लाया और खुद को रोक नहीं पाई। वह दोनों को छोड़कर कमरे के बीच में दौड़ी। फिर उसने एक अनमोल बीस्ट क्रिस्टल निकाला और उसे मुंह में डाल लिया। उसके चेहरे पर आनंद का भाव था। अध्याय 2486। बीनी और थॉ मुस्कुराए। उसे इतने समय से जानने के बाद उन्हें पता था कि पेबल्स कितनी खास है। वह किसी भी खजाने को बिना किसी नुकसान के खा सकती थी। इस दौरान उन्होंने कमरे में सारे खजाने ला दिए थे। साहिल की समझ के अनुसार वह पेबल्स को तब तक सब कुछ खाने को कहेंगे जब तक वह सेक्लूजन से बाहर नहीं आते। छोटी लड़की पेट भरने के बाद पेट के बल लेटकर सो गई। फिर जागी और फिर खाने लगी। वह कमरे से तब तक नहीं निकलेगी जब तक साहिल बाहर नहीं आते। थॉ अपने काम पर चला गया जबकि बीनी ने अस्थायी रूप से अपना काम छोड़ दिया और पेबल्स के साथ रहने लगी। वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि उसे अकेला छोड़ दे। अगर छोटी लड़की के साथ कुछ हो गया तो वह मास्टर साहिल को कैसे जवाब देगी। उसका कोई भी काम अब उसके सामने वाली इस छोटी लड़की से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। बीनी तब तक निश्चिंत नहीं होगी जब तक वह पेबल्स को सुरक्षित रूप से मास्टर साहिल के हवाले नहीं कर देगी। सोलर सिस्टम अर्थ। चूंकि वह कुछ समय पहले ही द स्पिरिट केज गया था, इसलिए साहिल का अभी दोबारा प्रवेश करने का इरादा नहीं था। इसलिए वह अर्थ पर ही सबके साथ रह रहा था। साहिल के होने से महिलाएं अपनी कल्टिवेशन में और ज़्यादा मेहनत करने लगीं। समय बहुत तेजी से बीत गया। एक दिन साहिल ने गलती से अपना सिस्टम खोला और देखा कि उसके लैविश पॉइंट्स 10 लाख के पार हो चुके हैं। वे 1.08 मिलियन तक पहुंच चुके थे, यानी अब वह अपनी बॉडी या माइंड में से किसी एक को अपग्रेड कर सकता था। अपग्रेड के बाद वह ओवरलॉर्ड रेल्म की दूसरी रैंक एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंच जाएगा। साहिल को द स्पिरिट केज में रहस्यमयी व्यक्ति से मिलने के बाद असुरक्षित महसूस हो रहा था, इसलिए उसने पहले माइंड को ब्रेक थ्रू करने का फैसला किया। वैसे भी वह अर्थ पर था और कहीं जा नहीं रहा था, इसलिए पार्शल एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक और एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक में ज़्यादा अंतर नहीं था। ये सब कुछ संभालने के लिए काफ़ी होगा। उसके लैविश पॉइंट्स तब तक उपयोगी थे जब तक वह उन्हें खर्च नहीं करता। अगर नहीं खर्च किए तो वे सिर्फ नंबर ही रहेंगे। तुरंत साहिल ने सबको घोषणा कर दी कि वह सेक्लूजन में जा रहा है। वह अपने कमरे में गया, सिस्टम चालू किया और माइंड कॉलम के पीछे प्लस साइन पर क्लिक किया। फिर उसने 10 लाख लैविश पॉइंट्स खर्च करके अपनी माइंड को सुप्रीम लेवल 10 से एंशिएंट लेवल 1 तक अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड की प्रक्रिया की कल्पना की जा सकती है। आत्मा में होने वाला दर्द वाकई अविस्मरणीय था। साहिल की इच्छाशक्ति के बावजूद हर बार जब उसकी माइंड नई रैंक पर अपग्रेड होती थी तो उसे डर लगता था। वह इसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता था। हालांकि अगर कोई अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है तो दर्द से गुजरना पड़ता है। माइंड अपग्रेड करने के बाद साहिल ने लंबी सांस छोड़ी। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। बस एक विचार से पसीना तुरंत वाष्पित हो गया। उसके कपड़े फिर से साफ और ताज़ा हो गए। जैसे ही वह उठकर बाहर जाने वाला था, साहिल को याद आया कि वह काफ़ी समय से द स्पिरिट केज नहीं गया था। तो क्यों न इस मौके का फ़ायदा उठाकर देख लिया जाए। आखिरकार उसे और लैविश पॉइंट्स चाहिए थे, इसलिए उसे समय समय पर इस ज़रूरत का ध्यान रखना था। इसलिए साहिल ने फिर से सिस्टम चालू किया और द स्पिरिट केज में प्रवेश करने का विकल्प चुना। अध्याय 2487। जब साहिल ने फिर से आंखें खोलीं तो वह द स्पिरिट केज में पहुंच चुका था। उठकर सेक्लूजन की जगह से बाहर निकलने के बाद उसने बीनी और थॉ से संपर्क किया जैसा वह हमेशा करता था, ताकि वे अपनी प्रगति रिपोर्ट करें। साथ ही पूछे कि क्या उनके पास कोई समस्या है जिसे वे हल नहीं कर पा रहे हैं। बीनी को मैसेज मिलने पर उसने सोते हुए पेबल्स की ओर देखा। उसने छोटी लड़की को जगाया नहीं बल्कि साहिल को ढूंढने चली गई। बीनी लिविंग रूम में साहिल से जा टकराए। मास्टर, बीनी हाँफते हुए बोली। बीनी, क्या तुम पास में थीं? तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गईं? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर, मैं हाल ही में घर पर किसी की देखभाल कर रही थी, इसलिए बाहर नहीं गई। घर पर किसी की देखभाल? कौन? साहिल उत्सुक होकर बोला। प्रिंसेस पेबल्स। साहिल ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि उसने गलत सुना, इसलिए उसने आवाज बढ़ाई। कौन? वह छोटी लड़की पेबल्स जिससे आप सोल में मिले थे। उसके बाद आप उसे अपने पास रखते थे और वह आपकी गोद में आने को पसंद करती थी। क्या वह पहले नहीं चली गई थी? लेकिन रिवर्स ने उसे ढूंढ लिया और वापस ला दिया। वह बार बार कह रही थी कि वह आपकी तलाश में थी। तुम कह रही हो पेबल्स? साहिल ने हैरानी से पूछा। हाँ, वही है, बीनी ने पुष्टि की। जवाब मिलते ही साहिल अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह कहाँ है? वह उस सीक्रेट रूम में है जहाँ हम ट्रेजर्स रखते हैं।
वह अभी खाकर सो गई है। बीनी की बात खत्म होते ही साहिल गायब हो गया। वह जल्दी से उसके पीछे दौड़ी। साहिल को बीनी की बात सुनकर स्तब्धता हुई। हालांकि पेबल्स बिना बताए चली गई थी, लेकिन उसने एक पत्र छोड़ा था। उसने कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वह अस्थायी रूप से जा रही है। साहिल को विश्वास था कि शायद पेबल्स के परिवार के साथ कुछ हुआ होगा, जिसके कारण वह द स्पिरिट केज में पहुंची थी। जैसे ही उसे अपनी यादें वापस आईं, वह निश्चित रूप से अपने परिवार को ढूंढने वापस गई होगी। वह द स्पिरिट केज में क्यों वापस आए, वह भी उसकी तलाश में थी। हालांकि वह उत्सुक था, लेकिन अभी सारे सवाल सोचने का समय नहीं था। वह सारे सवाल तब पूछेगा जब वह पेबल्स को देख लेगा। इसलिए जैसे ही बीनी ने उसे बताया कि पेबल्स कहाँ है, साहिल बिना कुछ कहे बेसब्री से चला गया। अगले ही सेकंड साहिल ट्रेजर्स वाले सीक्रेट रूम के दरवाजे पर प्रकट हो गया। उसने ट्रेजर्स के बीच सोती हुई 4 या 5 साल की छोटी लड़की को देखा। साहिल को इस छोटी लड़की के प्रति पहली भावना ये थी कि वह बहुत परिचित लग रही थी। बहुत परिचित। हालांकि पेबल्स जब गई थी तब किशोरावस्था में थी, फिर भी साहिल निश्चित था कि उसके सामने वाली यह 4 या 5 साल की छोटी लड़की पेबल्स है। जैसा पेबल्स ने कहा था, व्यक्ति की गंध नहीं बदलती। पेबल्स इस हालत में कैसे पहुंची, ये साहिल को नहीं पता था। वह सावधानी से पेबल्स के पास गया ताकि वह जाग न जाए। पेबल्स के पास पहुंचकर साहिल धीरे से घुटनों पर बैठ गया और छोटी लड़की के पोर्सेलन डॉल जैसे चेहरे को देखने लगा। वह सोल में पहली बार मिली छोटी लड़की से मिलती जुलती थी, हालांकि यह उससे छोटी थी। साहिल को इस अवस्था में पेबल्स बहुत पसंद थी। उसका गोल मटोल चेहरा और बचकानी आवाज, वह इतनी प्यारी थी। यह नहीं कि साहिल को वह बड़ी होने के बाद पसंद नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका शरीर विकसित होने लगा था, इसलिए उनके बीच ज्यादा अंतरंगता नहीं हो सकती थी। आखिरकार पुरुष और महिला में अंतर होता है। उसने हाथ बढ़ाया और छोटी लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। वह पुरानी परिचित भावना वापस आ गई। छोटी लड़की को अपनी बाहों में लेने के बाद उसने सपने में सूंघा। लग रहा था जैसे उसने कुछ परिचित गंध सूंघी हो, इसलिए वह धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। अध्याय 2488। उसने जो देखा वह एक सुंदर चेहरा था। पेबल्स ने इस चेहरे को अपने सपनों में अनगिनत बार देखा था। अजीब बात यह थी कि उसने सब कुछ भुला दिया था, लेकिन ये चेहरा नहीं। जैसे ही उसने परिचित चेहरा देखा, छोटी लड़की की आंखें फैल गईं और वह पूरी तरह जाग गई। उसने बचकानी आवाज में चिल्लाया, सहेली, आप बाहर आ गए। साहिल मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, मैं बाहर आ गया हूँ, और जैसे ही बाहर आया, सीधा तुम्हारे पास आया। अगर तुम थकी हुई हो तो सो जाओ पेबल्स, मैं यहाँ हूँ, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा मजबूत सहारा हूँ, इसलिए अगर कोई तुम्हें सताने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे पीट दूंगा। छोटी लड़की अब कैसे सो सकती थी। साहिल को देखते ही उसकी नज़र धुंधली हो गई और वह फूट फूट कर रो पड़ी। बूहू, सहेली, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। मैं इतने समय से भटक रही थी सिर्फ आपको ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले। पेबल्स, अच्छी बच्ची, रो मत, सहेली यहाँ है। साहिल ने उसे सांत्वना दी। छोटी लड़की ने साहिल को कसकर गले लगा लिया और रोते रोते धीरे धीरे सो गई। वह पहले ही पेट भर चुकी थी, इसलिए उसे शरीर में ट्रेजर्स को पचाने और अपनी क्षतिग्रस्त आत्मा को ठीक करने के लिए सोना जरूरी था। पेबल्स के सो जाने पर साहिल मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। बीनी दरवाजे पर खड़ी थी और पूरी तरह चुपचाप खड़ी रही। उसने रियूनियन में खलल नहीं डाला। बीनी, तुमने कहा था कि रिवर्स ने पेबल्स को ढूंढा था, है न? साहिल उसके पास आकर पूछा। हाँ मास्टर, रिवर्स ने कहा था कि जब उसे दुकान के सामने पेबल्स मिली थी तब वह पूरी तरह गंदी थी, जैसे कोई भटकती भिखारी। बीनी ने जवाब दिया। रिवर्स को वापस बुलाओ और मुझे बताओ कि उसने पेबल्स से कैसे मुलाकात की। जी मास्टर, रिवर्स पहले से ही वापस आ रहा है। आधे घंटे बाद साहिल लिविंग रूम में पेबल्स को गोद में लिए बैठा था। दूसरी ओर बीनी बैठी थी और थॉ भी। थॉ की मुलाकात का विस्तृत वर्णन सुनने के बाद साहिल ने भौहें चढ़ा लीं। रिवर्स के अनुसार पेबल्स काफी समय से एम्बर सिटी में भटक रही होगी। हालांकि इस बार पहले जैसा नहीं था। पहले छोटी लड़की अपनी गति का उपयोग करके चोरी करती थी और कई व्यापारियों सहित थॉ द्वारा पीछा की जाती थी, लेकिन इस बार उसने साहिल की बात याद रखी और एक भी खजाना नहीं चुराया। इससे साहिल को काफी राहत मिली। पेबल्स के इस हालत तक पहुंचने और जाने के बाद क्या हुआ, ये थॉ को नहीं पता था। जब वह छोटी लड़की से मिला था तब वह भिखारी जैसी लग रही थी और उसने साहिल को छोड़कर सब कुछ भुला दिया था। हालांकि थॉ ने अपना विश्लेषण साहिल को बताया। पेबल्स के इस हालत में होने का सिर्फ एक ही संभावित कारण था। उसकी आत्मा को गंभीर चोट लगी थी। वह सिर्फ वही याद रखती थी जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था और बाकी सब भुला दिया। थॉ की बात और साहिल के दिमाग में चल रही बातों में कुछ समानताएं थीं। छोटी लड़की के परिवार के साथ कुछ हुआ होगा। उसकी याददाश्त वापस आने पर शायद वह बदला लेना चाहेगी।
नतीजतन वह दुश्मन से फिर हार गई, जिससे उसकी आत्मा को चोट लगी और वह ठीक होने के लिए द स्पिरिट केज में वापस आ गई। सिग, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? साहिल ने दिल ही दिल में निराशा से सांस ली। उसने सोचा, क्या वह मुझे सीधे नहीं बता सकती थी? अगर कोई समस्या है तो हम साथ में चर्चा कर सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। अगर दुश्मन इतना मजबूत है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक मैं ओवरलॉर्ड रेल्म के शिखर पर नहीं पहुंच जाता, या उससे भी आगे, फिर साथ में बदला लेंगे। सिस्टम के पुराने नियमों के अनुसार हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक लेलर में सबसे ऊंची लड़ाकू शक्ति होनी चाहिए। अगर वह एक कदम और आगे बढ़ जाए तो वह किसी भी परेशानी और समस्या को हल कर सकता है। अध्याय 2489। साहिल को ढूंढने के बाद पेबल्स और ज्यादा खाने वाली और सोने वाली हो गई। शायद इसलिए क्योंकि वह अपनी आत्मा को जल्दी ठीक करना चाहती थी। बेशक वह अभी भी साहिल से चिपकना पसंद करती थी, ये बात नहीं बदली थी। चाहे खाना खा रही हो या सो रही हो, उसे साहिल की गोद में होना जरूरी था। वह एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहती थी। साहिल की बाहें उसे पर्याप्त सुरक्षा का एहसास देती थीं। पेबल्स से दोबारा मिलने के बाद साहिल द स्पिरिट केज से नहीं जा सका। उसे उस पर हर समय नजर रखनी थी। सौभाग्य से द स्पिरिट केज में प्रवेश करने से पहले उसने सबको घोषणा कर दी थी कि वह सिक्लूजन में रहेगा, इसलिए वह निश्चित रूप से कुछ समय द स्पिरिट केज में बिताएगा। चूंकि वह नहीं जा सकता था, इसलिए साहिल के दिमाग में एक नया विचार आया। जब वह द स्पिरिट केज में है तो वह बीनी और थॉ से कह सकता है कि वे और आगे बढ़ें और ज़्यादा लाविश पॉइंट्स कमाएं ताकि वह अपनी ताकत बढ़ा सके। इस तरह वह इतना मजबूत हो जाएगा कि पेबल्स की याददाश्त वापस आने पर उसकी मदद कर सके। कहीं ऐसा न हो कि यह छोटी लड़की फिर से मुसीबत में पड़ जाए। इस पल में साहिल ने दिल में उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लिया था जिसने पेबल्स को चोट पहुंचाई थी। दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, वह साहिल का दुश्मन था क्योंकि उसने पेबल्स को चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी। उसे विश्वास नहीं था कि हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंचने के बाद भी कोई ऐसा होगा जिसे वह हरा न सके। अगर एक हेवनली ओवरलॉर्ड काफ़ी नहीं है तो क्या दर्जनों बल्कि सैकड़ों हेवनली ओवरलॉर्ड्स। उसके क्लोन्स भी कमज़ोर नहीं थे। लेवल 5 पर वह 27 क्लोन्स समन कर सकता था, लेकिन लेवल 6 पर क्या होगा? लेवल 7 पर क्या होगा? जब सैकड़ों हेवनली ओवरलॉर्ड क्लोन्स एक साथ निकल पड़े तो लेला में कौन नहीं डर जाएगा? हालांकि ये सब इस शर्त पर था कि उसके पास पर्याप्त लाविश पॉइंट्स हों। अगर लाविश पॉइंट्स पर्याप्त नहीं होंगे तो वह अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाएगा। क्लोनिंग को अपग्रेड तो दूर की बात है। साहिल इसके बारे में भी बहुत लाचार था। वह पहले ही ओवरलॉर्ड रेल्म में प्रवेश कर चुका था, फिर भी उसे ढील नहीं मिल रही थी और अभी भी मेहनत करके लाविश पॉइंट्स कमाने पड़ रहे थे। उसे पता था कि अगर वह आज़ादी से जीना चाहता है और खुद को तथा अपने आसपास वालों को किसी नुकसान से बचाना चाहता है तो उसे पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा होना होगा, वरना वह जो भी करेगा बंधा रहेगा। अपनी योजना की पुष्टि करने के बाद साहिल ने बीनी और थॉ को जाने दिया। उन्हें लोगों से डरना नहीं चाहिए और उन्हें समय का फ़ायदा उठाकर ट्रेजर्स इकट्ठा करना चाहिए और रियल एस्टेट खरीदनी चाहिए। जितना ज़्यादा उतना बेहतर। न बीनी समझ रही थी न थॉ कि साहिल ऐसा क्यों कर रहा है। पेबल्स के लिए ट्रेजर्स पहाड़ों की तरह ढेर हो चुके थे और वह उन्हें जल्दी खत्म नहीं कर पाएगी। तो इतने सारे ट्रेजर्स इतनी ऊंची कीमत पर खरीद कर क्या फ़ायदा? क्या वह उन्हें स्टोर करके बाद में महंगे दाम पर बेचना चाहता है? स्पष्ट रूप से नहीं। दोनों जानते थे कि मास्टर साहिल को पैसे की परवाह नहीं है, वरना वह इतनी बड़ी रकम उन्हें नहीं सौंपता। इसके अलावा अभी कीमत सबसे ऊंची है। क्या ये और बढ़ेगी? शायद मुश्किल हो। जब पहली और दूसरी श्रेणी के शहरों के ट्रेजर्स मुख्य शहर में बड़े पैमाने पर आएंगे तो कीमतें जरूर गिरेंगी। वे अनंत रूप से नहीं बढ़ती रहेंगी। हालांकि यह उनकी चिंता की बात नहीं थी। उन्हें बस मास्टर साहिल के आदेश का पालन करना था। साहिल के आदेश के साथ दोनों ने पूरी ताकत से काम शुरू कर दिया। उन्होंने फिर से ऊंची कीमत पर खरीदारी की और एम्बर सिटी में ट्रेजर्स की कीमत में बड़ी छलांग लग गई। साहिल के लाविश पॉइंट्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक नई चोटी की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 2490। आधे महीने बाद एक युवक एम्बर सिटी के डिसेंडिंग पॉइंट से बाहर निकला। जैसे ही वह प्रकट हुआ, बहुत सारे लोग उसके पास आए। आगे चल रहे बटलर ने सम्मान से पुकारा, मास्टर पेरी। हाँ, युवक ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर वह आगे चलने लगा। उसके पीछे वाले लोग उसके साथ चले। मास्टर पेरी, लॉर्ड ईगन ने आपको वापस आने के लिए कहा है, बटलर ने पीछे पीछे आते हुए कहा। समझ गया, थोड़ी देर में जाता हूँ, युवक ने लापरवाही से कहा। लेकिन मास्टर पेरी, लॉर्ड ईगन अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। वह मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया, अभी जाता हूँ। युवक को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वह आखिरकार द स्पिरिट केज में आया था और मजा करने का समय भी नहीं मिला था कि अंकल ईगन ने डांटना शुरू कर दिया। बेशक वह नाराज होगा, हालांकि वह अंकल ईगन के खिलाफ नहीं जा सकता था। वह कैम्बल फैमिली में रैंक में शामिल व्यक्ति था।
अगर ईगन उससे नाराज हो गए तो पेरी को तकलीफ होगी। युवक कैम्बल फैमिली के बेस कैंप की दिशा में चल पड़ा और बूढ़ा बटलर उसके पीछे पीछे चल रहा था। 3 दिन और बीत गए। बीनी और थॉ ने एम्बर सिटी में ट्रेजर्स की कीमत बार बार बढ़ाई और आखिरकार वे बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब एरियन भी उनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बार शामिल व्यक्ति एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक कैम्बल फैमिली था। बर्च, कैम्बल और विडेल्स परिवार बारी बारी से एम्बर सिटी का प्रबंधन करते थे और वास्तविक दुनिया लेला में वे सभी शीर्ष शक्तियां थीं। उन सभी परिवारों पर पार्शल ओवरलॉर्ड्स की निगरानी थी। ऐसे शक्तिशाली परिवार के सामने एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान एरियन लाचार था। कैम्बल फैमिली के लिए एरियन तब तक एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम का कप्तान था जब तक वे अच्छा व्यवहार करना चाहते थे, अगर नहीं तो वह कुछ भी नहीं था। कारण बहुत सरल था, कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज पेरी वापस आ गया था। जब पेरी पहले द स्पिरिट केज में था तो उसने गुप्त रूप से कुछ व्यापारियों को ढूंढा था जो उसके लिए पैसा कमाते और उसकी ताकत बढ़ाते थे। कैम्बल फैमिली के नाम का उपयोग करके वे व्यापारी द स्पिरिट केज में बेलगाम और अहंकारी थे। वे जबरदस्ती खरीद बिक्री करते थे। वे एम्बर सिटी के बिजनेस सर्कल में कुख्यात थे। ज्यादातर फायदा पेरी लेता था, बाकी व्यापारी सिर्फ टुकड़े चुनते थे। बाद में पेरी को परिवार ने वापस बुला लिया। वह द स्पिरिट केज से चला गया और वास्तविक दुनिया में लौट गया। उस समूह के व्यापारी तब कम प्रोफाइल में आ गए। वे पहले ही कैम्बल फैमिली का नाम खराब कर चुके थे। पेरी के जाने के बाद कैम्बल फैमिली में कोई उन्हें संरक्षण नहीं देता था। अब अचानक पेरी वापस आ गया था। जब उन्हें पता चला कि एम्बर सिटी में कोई उनके साथ बिजनेस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है और वह व्यक्ति ही कारण है कि हाल ही में वे पैसा नहीं कमा पा रहे, तो वे चुप नहीं बैठ सके। तो एरियन उनका बैकअप है तो क्या हुआ? एरियन पेरी के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए संघर्ष शुरू हो गया। पेरी अभिमानी और अहंकारी था। चूंकि उसे लेले की शीर्ष शक्ति कैम्बल फैमिली का समर्थन था, वह किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करता था। जब उसे पता चला कि कोई लगातार एम्बर सिटी में ट्रेजर्स की कीमत बढ़ा रहा है, तो पेरी ने सीधे अपने लोगों को लेकर उन्हें ढूंढने का फैसला किया। वे पेरी के हितों को कैसे धमका सकते हैं? वे बस मौत ढूंढ रहे थे। एम्बर सिटी सेंटर, बहुत सारे लोग जंबो कॉट के सामने जमा हो गए थे। जंबो कॉट थॉ की एम्बर सिटी वाली दुकान थी। ये भी साहिल के लिए लैविश पॉइंट्स का मुख्य स्रोत थी। मास्टर पेरी, ये जंबो कॉट का बॉस है। आपके न होने के दौरान उसने ट्रेजर्स की कीमत बढ़ाई है और 80% से ज़्यादा हिस्सा अपने पास ले लिया है। हमें तो टुकड़े भी नहीं मिल रहे। एक बियर पेट वाला व्यापारी पेरी से शिकायत करने लगा। बिल्कुल सही मास्टर पेरी, जंबो कॉट की दी गई कीमत बहुत ऊंची है, इसलिए जिनके पास ट्रेजर्स बेचने हैं वे सब यहीं आते हैं। इसके अलावा उन्हें कैप्टन लॉन्गर का सहारा भी है। यह नहीं कि हम अक्षम हैं, बल्कि हम लाचार हैं। मास्टर पेरी, कृपया हमारी मदद करें। व्यापारियों का समूह रोने लगा। अध्याय 2491। पेरी ने अपने सामने जंबो कॉट के दरवाजे की ओर देखा और व्यंग्य से बोला, चिंता मत करो। चूंकि मैं वापस आ गया हूं, एम्बर सिटी में कोई मेरे हितों को धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा। जो उन्होंने मुझसे लिया है उसे दोगुना करके वापस करना होगा। वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है। मुझे लगता है कि वह जीने से थक गया है। ऐसा कहते हुए जंबो कॉट से कुछ लोग बाहर आए। सबसे आगे थॉ था। कोई उसके प्रवेश द्वार पर रुक रहा था, इसलिए बेशक उसे बाहर आना पड़ा। वह इतने समय से एम्बर सिटी में था और यह पहली बार था जब उसने ऐसा सामना किया था। थॉ घबराया नहीं, उसने बस मास्टर साहिल से संपर्क किया था, इसलिए उसे सिर्फ अपना काम करने पर ध्यान देना था क्योंकि मास्टर साहिल बाकी सब संभाल लेंगे। अगर मास्टर साहिल अभी भी सेक्लूजन में होते तो थॉ थोड़ा घबराता। हालांकि पेबल्स के दोबारा प्रकट होने के बाद मास्टर साहिल ने सेक्लूजन नहीं किया था। कृपया बताएं आप कौन हैं? आप जंबो कॉट में क्यों आए हैं? थॉ ने आगे बढ़कर पूछा। क्या तुम यहाँ के बॉस हो? पेरी ने पूछा। हाँ, मैं जंबो कॉट का बॉस हूँ, थॉ रिवर्स। कृपया बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जब थॉ ने देखा कि दूसरी पक्ष कितना प्रभावशाली था तो उसने भी थोड़ा विनम्रता दिखाई। वह ज्यादातर अपनी जिंदगी व्यापारी रहा था, इसलिए उसे पता था कि शांति बनाए रखना सबसे अच्छा था। अगर वह परेशानी से बच सकता था तो वह परेशानी नहीं पैदा करेगा। हालांकि मास्टर साहिल ने उसे कहा था कि वह बस कार्रवाई करे और खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा कहा जाता है, सोए हुए कुत्ते को मत जगाओ। अगर वह इसे शांति से सुलझा सकता था तो इतना हंगामा क्यों? क्या तुम ही वह हो जो मेरे न होने पर एम्बर सिटी के बाजार को परेशान कर रहा था, जिससे सबकी आजीविका प्रभावित हुई? सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। बाजार सब मिलकर तय करते हैं। मैंने बस थोड़ी ऊंची कीमत दी है, ये काफ़ी सामान्य है ना? अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो बेशक मैं उसे पाने के लिए ज़्यादा कीमत दूंगा, थॉ ने धैर्य से समझाया। ठीक है, इतना जानना काफ़ी है कि तुम ही अपराधी हो। मैं तुमसे तर्क करने नहीं आया हूँ। सब लोग अंदर जाओ और जंबो कॉट पर छापा।
मारो, अंदर की सब कुछ लूट लो और यहाँ मौजूद सभी को गिरफ्तार करो। अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, पेरी ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। उसकी बात खत्म होते ही उसके पीछे से तुरंत 10 से ज्यादा गार्ड प्रकट हो गए। गार्डों की चाल ढाल और दिखावट से साफ था कि वे साधारण लोग नहीं थे। वे सभी शीर्ष स्तर के शक्तिशाली थे। जब उसने 10 से ज्यादा गार्डों को अपनी ओर आते देखा तो चिल्लाया, रुको। क्या अब पछता रहे हो? सुनो, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें मेरे घर जाकर सच्चे दिल से माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन अफसोस तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब तुम मुझसे रुकने को कह रहे हो? कभी नहीं। जो मुझे अपमानित करता है वह एम्बर सिटी से सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकता, पेरी ने अहंकार से कहा। कैम्बल फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में उसे ऐसा कहने का पूरा हक था। सर, क्या आपको नहीं लगता कि बिना सच्चाई जाने मेरी जगह पर छापा मारना और मेरे लोगों को गिरफ्तार करना थोड़ा ज्यादा हो रहा है? जंबो कॉट वैध व्यापार कर रहा है और यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। इसमें क्या गलत है? थॉर ने गहरी आवाज में पूछा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने मुझे अपमानित किया। जहां तक बात ज्यादा होने की है, मैं अब इसे और भी बुरा बना दूंगा। न सिर्फ तुम बच नहीं पाओगे, बल्कि तुमसे जुड़ा कोई भी नहीं बचेगा। क्या इंतजार कर रहे हो? उसे पकड़ो। थॉ को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई करेगा। वह बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, इसलिए थॉ घबरा गया। मास्टर साहिल अभी तक नहीं आए थे। जंबो कॉट के अनगिनत कीमती खजाने खो सकते थे। वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं था। भले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे विश्वास था कि साहिल आएंगे और उसे बचा लेंगे। 10 से ज्यादा गार्ड थॉ और बाकी लोगों की ओर बढ़ने लगे। जब जंबो कॉट के अन्य कर्मचारियों ने यह देखा तो उनके पैर कांपने लगे। उनमें से एक अचानक घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, सर, कृपया हमें बख्श दें। कृपया हमें बख्श दें। मैं सिर्फ एक छोटा कर्मचारी हूं, इसलिए कृपया मुझे बचा लें और जीने दें। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में जंबो कॉट से सारे संबंध तोड़ दूंगा। पहले व्यक्ति के आगे बढ़ने पर बाकी भी घुटनों पर बैठ गए और दया की भीख मांगने लगे। जिस किसी की भी समझ थी, वह देख सकता था कि दूसरी पक्ष शांति से नहीं आया था क्योंकि वह कितना अभिमानी था। हालांकि तो उन्हें अच्छी तनख्वाह देता था, लेकिन पैसे उनकी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। अध्याय 2492। चाहे कितने भी पैसे हों, उन्हें जीवित रहना जरूरी था ताकि वे खर्च कर सकें। वे सिर्फ निचले स्तर के लोग थे और वे ऐसे बड़े आदमी को नाराज नहीं कर सकते थे। थॉर शांत दिख रहा था और उसने उन्हें दोष नहीं दिया। आखिरकार उसने ही उन्हें रखा था। वे सिर्फ अपना श्रम देने आए थे, अपनी जान देने नहीं। जब गार्ड जंबो कॉट में घुसने वाले थे, रुको, एक गहरी आवाज ने उन्हें रोक दिया। एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान एरियन लॉन्गर आगे बढ़े। उनके पीछे लॉ एनफोर्समेंट टीम के विभिन्न टीम कप्तान थे। लॉ एनफोर्समेंट टीम एम्बर सिटी का व्यवस्था बनाए रखती थी। जहां भी संघर्ष होता, वे वहां पहुंच जाते। 3 बड़े परिवारों को छोड़कर सबको उन्हें सम्मान देना पड़ता था। हालांकि परेशानी पैदा करने वाला कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज था, जो 3 बड़े परिवारों में से एक था। वह ऐसा व्यक्ति था जो एरियन को नजरअंदाज कर सकता था। जब थॉ ने एरियन को देखा तो उसकी तनावग्रस्त नसें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। कप्तान के आने से कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता था। हालांकि एरियन ने जो अगला कहा, उसने थॉ और आसपास की भीड़ को स्तब्ध कर दिया। मास्टर पेरी कैम्बल, क्या आप मेरे लिए इसे रोक सकते हैं? एरियन ने पेरी से विनम्रता से कहा। उसकी बात ने थॉर और बाकी लोगों को हैरान कर दिया। एरियन कौन था? वह एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम का कप्तान था। उसका बहुत ऊंचा दर्जा था, इसलिए एम्बर सिटी में बहुत कम लोग थे जिनके सामने उसे इतनी विनम्रता दिखानी पड़ती थी। सब सोच रहे थे, मास्टर पेरी कैम्बल, क्या वह युवक कैम्बल फैमिली से है, जो एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक है? शायद सिर्फ कैम्बल फैमिली का कोई ही एरियन को इतनी विनम्रता दिखा सकता है। मेरे लिए, एरियन, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान होने से इतने बड़े हो गए हो? मेरे सामने ऐसे दिखावा करने की हिम्मत? पेरी ने एरियन की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखा। सबको एरियन का एम्बर सिटी में दर्जा पता था। बहुत कम लोग उसे दबा सकते थे। हालांकि कैम्बल फैमिली उनमें से एक था। वे उसे बिना किसी सवाल के दबा सकते थे। कैम्बल फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में पेरी स्वाभाविक रूप से अपनी अहंकारी और अधीर प्रकृति के कारण एरियन को नीचा दिखाता था। पेरी, मैंने तुम्हें मास्टर कहकर बहुत सम्मान दिया है। कृपया इतना अहंकारी मत बनो। अगर तुम इसे बड़ा मुद्दा बनाओगे तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर में दोनों पक्षों को नुकसान होगा। एरियन ने भौहें चढ़ाईं। एरियन को साहिल की पहचान पर भरोसा था। दोनों के पीछे लेले की शीर्ष शक्तियां थीं। एकमात्र अंतर यह था कि पेरी कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज था और कुलीन था, लेकिन वह एक भोगी था, इसलिए उसके परिवार ने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया था। दूसरी ओर साहिल उसके पीछे वाली शक्ति का उत्तराधिकारी था जिसे गुप्त रूप से पाला जा रहा था। उनके बैकग्राउंड एक ही स्तर के थे, लेकिन उनमें कुछ अंतर था।
जैसे जैसे समय बीतेगा यह अंतर और बढ़ेगा। जब एक दिन साहिल उसके पीछे वाली शक्ति का नियंत्रण लेगा तो उनका अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे से बहुत अलग होंगे। एरियन ने साहिल के साथ अच्छा संबंध बनाया था, इसलिए बेशक उसे साहिल की मदद करनी थी। वह पेरी को नाराज करके भी साहिल की मदद करेगा। अध्याय 2493। वाह एरियन, तुम बहादुर हो गए हो। अगर यह बड़ा हो गया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? आओ बताओ, मेरे लिए ये कैसे अच्छा नहीं होगा? बर्च और विडेल्स परिवार को छोड़कर एम्बर सिटी में कौन मेरे परिवार के खिलाफ जाएगा? मत बताना कि जंबो कॉट के पीछे वे दोनों परिवार हैं, पेरी ने तिरस्कार से कहा। कार्रवाई करने से पहले उसने जंबो कॉट का बैकग्राउंड जांच लिया था। ये सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था, तो वे उसे थकाने के लायक कौन थे? पेरी, जैसा कहा जाता है, आग से खेलोगे तो आखिर में जलोगे। तुम इतने अहंकारी व्यवहार करने के आदी हो और एक दिन तुम्हें हार जरूर मिलेगी। अगर विश्वास नहीं तो इंतजार करो और देखो। एरियन, मैं हारूंगा नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम समझदार हो तो मेरे मामलों में दखल नहीं दोगे। अगर नहीं तो अगले कार्यकाल में जब मेरे परिवार का एम्बर सिटी पर शासन होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट टीम के कप्तान के रूप में तुम्हारे दिन खत्म हो जाएंगे, पेरी ने धमकी दी। मेरा कप्तान का पद सिर्फ तुम्हारे परिवार से तय नहीं होता, मैं इसमें दखल दूंगा चाहे कुछ भी हो। एरियन बिल्कुल नहीं डरा। एरियन, लगता है तुम मेरे दुश्मन बनने पर तुले हो, है न? मैं बस एम्बर सिटी की व्यवस्था बनाए रख रहा हूँ। यह एम्बर सिटी लॉ इन्फोर्समेंट टीम के कप्तान के रूप में मेरा कर्तव्य है। हा, एरियन हंसा। वह रुका और ठंडी आंखों से एरियन की ओर देखा। बहुत अच्छा, शानदार। एरियन, तुम में दम है। मैं आज जंबो कॉट पर छापा मारूंगा। मुझे देखना है कि कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। वह काफी समय से एरियन को पसंद नहीं करता था। जब वह पहली बार एम्बर सिटी आया था और उत्पात मचा रहा था, तब लॉ इन्फोर्समेंट टीम ने उसे रोका था। उस समय पेरी ने एरियन से जवाब मांगा था। उसने चाहा था कि एरियन उसे उस टीम को सौंप दे जो उसे गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन एरियन ने सख्ती से मना कर दिया था। पेरी ने यह बात दिल में रख ली थी। उसने सोचा था कि एक दिन वह एरियन से मूल और ब्याज दोनों वसूल करेगा। आज उसका मौका था। उस समय पेरी इतने लोगों के सामने एरियन के खिलाफ नहीं जाता। हालांकि वह भोगी था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। आखिरकार एरियन एम्बर सिटी लॉ इन्फोर्समेंट टीम का कप्तान था और उसका दर्जा साफ था। एरियन को पूरी तरह नाराज करना उसके लिए फायदेमंद नहीं था। हालांकि इस बार पेरी पीछे नहीं हटेगा। कुछ समय पहले उसे परिवार से आदेश मिला था कि द स्पिरिट केज छोड़कर लेलर वापस आए, क्योंकि उसे एक तय की गई शादी में शामिल होना था। उसे तय की गई शादी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दुल्हन को देखकर भी उसे जी मिचलाने लगा था। वह 250 से 300 किलो की मोटी औरत थी। उसका चेहरा बहुत मोटा था और वह पूरे दिन खाती रहती थी। जब पेरी पहली बार उससे मिला था तो उसे उल्टी आने वाली थी। बेशक उसने जोरदार विरोध किया और मजबूती से विरोध किया। हालांकि उसके परिवार के वरिष्ठों ने फैसला कर लिया था, तो वह जैसे प्रत्यक्ष वंशज जो महत्वपूर्ण नहीं था, कैसे मना कर सकता था। दोनों शक्तियां इस शादी को चाहती थीं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शादी में शामिल दोनों व्यक्ति सहमत हैं या नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ये दोनों शक्तियों के बीच सहयोग की बात थी, इसलिए वे चाहें या न चाहें सहमत होने पर मजबूर थे। ये बड़े परिवार में जन्म लेने का दुख था। अगर पेरी पर्याप्त प्रतिभाशाली होता और पालने लायक होता तो वह इस हालत में नहीं होता। भले ही तय की गई शादी में शामिल होना पड़ता, वे उसके लिए हर पहलू से ठीक पार्टनर ढूंढ लेते। दुर्भाग्य से पेरी सिर्फ एक भोगी था। उसके पास सिर्फ उसकी पहचान का उपयोग था। एक ऐसे भोगी के लिए जिसके पास डेटिंग का बहुत अनुभव था और हमेशा सुंदर महिलाओं से घिरा रहता था, पेरी कभी भी ऐसी औरत के साथ सोने या शादी करने या बच्चे पैदा करने को स्वीकार नहीं करता। आखिरकार उसके परिवार ने उसे घर में बंद कर दिया और जब तक वह इस पर सहमत नहीं होता, बाहर नहीं आने दिया। वह कुछ वर्ग मीटर के अंधेरे कमरे में था जहां उसे खाना, पीना, सोना और शौच सब करना पड़ता था। एक हफ्ते सहने के बाद पेरी और नहीं सह सका, इसलिए आखिरकार उसने समझौता किया और शादी के लिए हाँ कह दिया। उसे समझ आ गया था कि जब तक वह सहमत नहीं होता, उसे जीवन भर वहां रहना पड़ेगा। शायद परिवार के वरिष्ठों को पेरी के साथ किए गए व्यवहार पर थोड़ा अपराध बोध था, इसलिए उन्होंने उसे बहुत सारे विशेषाधिकार दिए। विशेषाधिकार मिलने के बाद पेरी ने खुद को मजा करने में लगा दिया। फिर भी उसकी 250 से 300 किलो की मंगेतर उसे ढूंढ निकाली और उससे अलग नहीं हो पाए। अध्याय 2494। पेरी लगभग पागल हो गया। वह उसे उकसा नहीं सकता था और छिप भी नहीं सकता था, इसलिए उसे मजबूरन द स्पिरिट केज में आना पड़ा। वह पहले से ही खराब मूड में था और कहीं गुस्सा निकालने की जगह नहीं थी। इसलिए कहा जा सकता है कि जंबो कॉट बस गलत समय पर गलत जगह था। इसलिए पेरी इस बार एरियन को बख्शने वाला नहीं था। जिस परिवार से उसकी तय की गई शादी थी, वह कैम्बल फैमिली से बहुत कम नहीं था।
पेरी को अपनी कीमत पता थी। एरियन सिर्फ द स्पिरिट केज के एक मुख्य शहर का कप्तान था और कैम्बल फैमिली के लिए वह कुछ भी नहीं था। पेरी, मैं अब कह रहा हूँ, मेरे होने पर उत्पात मचाने की सोचना भी मत। एरियन भी गुस्से में था। उसने हाथ हिलाया और उसके पीछे आई टीम कप्तानों ने कार्रवाई की। वे जल्दी से जंबो कोर्ट के प्रवेश द्वार के सामने एक पंक्ति में खड़े हो गए ताकि कैम्बल फैमिली के गार्डों को रोका जा सके। जो कोई लॉ एनफोर्समेंट टीम का टीम कप्तान बन सकता था वह एलीट होता। पेरी के गार्ड उनके सामने बिल्कुल प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। आखिरकार वह सिर्फ एक प्रत्यक्ष वंशज था जिसे महत्व नहीं दिया जाता था। वह उन प्रतिभाशाली प्रत्यक्ष वंशजों की तुलना में कुछ भी नहीं था जो परिवार के उत्तराधिकारी बनने के लिए पाले जाते थे। एरियन, तुमने खुद मांगा है, मेरे परिवार के सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत। तुम बहुत बहादुर हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरे परिवार के लिए सिर्फ एक चींटी हो। पेरी ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा और कार्रवाई करने वाला था। उसे पता था कि उसके लोग लॉ एनफोर्समेंट टीम के सामने नहीं टिक सकते, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि एरियन उसे कुछ करने की हिम्मत करेगा। अगर एरियन कैम्बल फैमिली के किसी को चोट पहुंचाता है तो लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान के रूप में उसके दिन खत्म हो जाएंगे। न सिर्फ इतना, वह अपनी जान भी खो सकता है। जब पेरी कार्रवाई करने वाला था तो एक आवाज ने उसके खून को ठंडा कर दिया। पेरी, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। पेरी को यह आवाज बहुत अच्छी तरह पता थी। यह आवाज हाल ही में उसके लिए बुरा सपना बन गई थी। ये वही आवाज थी जो उसे हर रात सपनों से जगाती थी। वह द स्पिरिट केज में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वह इस आवाज के मालिक से छिप रहा था। उसने कांपते हुए शरीर के साथ मुड़कर देखा। उसने 250 से 300 किलो की एक औरत को देखा जो असाधारण दिखने वाली थी और पहाड़ की तरह खड़ी थी। उसके आसपास के लोग दूर हट गए। वे चिंतित थे कि कहीं समय पर बच ना पाएं। औरत की उपस्थिति ने अनगिनत नजरें अपनी ओर खींचीं। मौके पर किसी ने खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और कल रात का डिनर उल्टी कर दिया। चारों ओर उल्टी होने लगी। औरत की मुस्कान गायब हो गई और उसने सख्ती से कहा, जिन्होंने उल्टी की है उन्हें ढूंढो और जो उल्टी की है उसे जबरदस्ती खिला दो। जो नहीं खाएगा उसे मार दो। जी मिस, किसी ने तुरंत जवाब दिया। जिन्होंने उल्टी की थी उन्हें पकड़ लिया गया और जमीन पर लिटाकर अपनी उल्टी खाने पर मजबूर किया गया। बाकी दर्शक जल्दी से दूर चले गए। सबने अपने मुंह ढक लिए और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, उल्टी करने की तो दूर की बात। औरत असहमति पर मार डालती थी। वह न सिर्फ बदसूरत थी बल्कि क्रूर और निर्दयी भी थी। दुर्भाग्य से वह एक बड़े परिवार में जन्मी थी और पहली नज़र में परेशानी लगती थी, इसलिए वे सिर्फ भाग सकते थे। अध्याय 2495। पेरी ने छोटे पहाड़ जैसी विशालकाय बॉडी देखकर लगभग रो दिया। उसने सोचा, मैं तो द स्पिरिट केज तक भाग आया हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता? हाँ, ये औरत वही दुल्हन थी जिससे पेरी के परिवार ने तय की गई शादी की थी। उसका नाम फैबियोला मार्श था, लेले के प्रमुख परिवारों में से एक का प्रत्यक्ष वंशज। वह एक असाधारण औरत थी जो 170 सेमी से कम लंबी थी लेकिन लगभग 300 किलो वजन की थी। ऐसी औरत कहीं भी किसी के सौंदर्य मानकों पर खरी नहीं उतरती। अगर वह अर्थ पर होती तो 300 किलो वजन के साथ चलना भी मुश्किल होता। वह सिर्फ बिस्तर पर रहकर खाती और मौत का इंतजार करती। हालांकि फैबियोला यहाँ बिना किसी समस्या के चल सकती थी। उसका वजन उसकी गति पर बिल्कुल असर नहीं करता था। फैबियोला को देखकर जिन लोगों ने उल्टी की थी उन्हें मार्श फैमिली के गार्डों ने जमीन पर दबा दिया। वे सब अपनी उल्टी खा रहे थे। जब जान खतरे में हो तो कोई अपनी उल्टी नहीं खाने से इनकार नहीं करता। हालांकि खाने के बाद वे फिर उल्टी कर देते। यह इंसान की प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी। वे अपने शरीर को उल्टी से बचाने पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। फिर भी मार्श फैमिली के गार्डों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे चाकू उठाकर उन लोगों को मार देते जो फिर उल्टी कर देते। चूंकि मिस फैबियोला ने आदेश दिया था कि जो उल्टी खत्म नहीं खाएगा उसे मार दो, इसलिए वे इसे लागू करते। चीखें सुनाई दी। खून चारों ओर छिटक रहा था। ऐसा खूनी दृश्य उन लोगों को जो उल्टी करने वाले थे अपनी उल्टी जबरदस्ती निगलने पर मजबूर कर रहा था। अगर वे उल्टी करते तो मर जाते। अगर वे द स्पिरिट केज में मरते तो वास्तविक जीवन में भी मर जाते। सब डर गए थे। एरियन ने यह भी देखा। एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान और शहर की व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने वाले नंबर 1 व्यक्ति के रूप में तर्क से उसे फैबियोला को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था। हालांकि वह हिम्मत नहीं कर पाया। पेरी के चेहरे से साफ था कि पेरी इस घृणित औरत से नफरत करता था जो पहाड़ जैसी लग रही थी। जो कोई पेरी को लाचार और ऐसा चेहरा दिखा सकता था वह निश्चित रूप से कैम्बल फैमिली के समान स्तर की शक्ति से था। अगर नहीं तो पेरी के स्वभाव को देखते हुए वह उस मोटी औरत को बहुत पहले मार डालता। एरियन जानता था कि वह उसे नाराज नहीं कर सकता। अगर वह जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करता तो न सिर्फ दूसरों को बचा नहीं पाता बल्कि खुद को भी खतरे में डाल देता। वह बेवकूफ़ नहीं था। जो समय को समझता है वही बुद्धिमान है।
वह कुछ नहीं कर सकता था। वह कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फैबियोला, तुम यहाँ क्यों हो? पेरी होश में आया और जोर से पूछा। बेशक तुम्हारे लिए आई हूँ। पेरी, हमारी सगाई हो चुकी है और तुम मेरे मंगेतर हो। क्या मुझे तुम्हें ढूंढने नहीं आना चाहिए? फैबियोला ने पेरी की ओर देखकर दुखी होकर कहा। अगर कोई कोमल और सुंदर औरत ऐसा भाव बना रही होती तो वह ज्यादातर पुरुषों पर राज कर सकती थी। हालांकि फैबियोला के करने पर पेरी सिर्फ उल्टी करना चाहता था। न सिर्फ वह, बल्कि आसपास के लोग भी उल्टी करना चाहते थे। हालांकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उल्टी करे। यहाँ तक कि पेरी भी फैबियोला के सामने उल्टी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक बार उसे नाराज कर दिया तो जीवन भर तकलीफ होगी। वे दोनों अपने अपने परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज थे, लेकिन उनकी पहचान में कुछ अंतर था। पेरी के दादा और कैम्बल फैमिली के वर्तमान मुखिया सगे भाई थे, लेकिन अब वह नहीं थे। इसलिए पेरी परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था जिसका कोई समर्थन नहीं था। इसलिए परिवार के वरिष्ठों ने ऐसी शादी तय की जो उसके लिए बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। दूसरी ओर फैबियोला मार्श फैमिली के वर्तमान मुखिया की सगी पोती थी। परिवार का मुखिया ग्रैंड मास्टर्स के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पद था और उनके पास पूर्ण अधिकार था। फैबियोला की बात ने सभी दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, जिसमें एरियन भी शामिल था। वे सोच रहे थे, मास्टर पेरी कैम्बल की ऐसी औरत से सगाई हो गई। अध्याय 2496। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। हालांकि पेरी प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन वह काफी सुंदर था। इसके विपरीत फैबियोला के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। जो कोई उसे देखकर उल्टी नहीं करता वह बहुत शक्तिशाली था। उसे सिर्फ देखना भी मुश्किल था, और अब उसे हर रात उसके साथ सोना और शादी करनी थी। सब इस विचार से कांप गए। वे सब पेरी को दया से देख रहे थे। हाँ, दया। अभी कुछ समय पहले बहुत से लोग पेरी की ईर्ष्या कर रहे थे क्योंकि वह एरियन को नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहा था। अब वे उसकी ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ दया से देख रहे थे। अगर किसी से पूछा जाए कि क्या वह ऐसी औरत से शादी करेगा, तो कोई भी हाँ नहीं कहेगा, भले ही उसके पास ले के 5 शासक ही क्यों न हों। क्योंकि फैबियोला बहुत घृणित लग रही थी। उसका शरीर 300 किलो से ज्यादा था। वह गेंद जैसी लग रही थी और उसका चेहरा डरावना था। वह जहां भी जाती किसी जानवर की टांग चबाती रहती थी, इसलिए उसके होंठ हमेशा चिकने रहते थे। ये औरत जैसा व्यवहार नहीं था, वह पुरुष से भी ज्यादा मर्दाना थी। फैबियोला की उपस्थिति ने औरतों के बारे में सबकी धारणा को पूरी तरह चुनौती दी। वे सोच रहे थे, क्या कोई औरत ऐसा व्यवहार कर सकती है? बहुत से पुरुषों को तुरंत लगा कि उनकी औरतें कितनी शानदार हैं। फैबियोला, हम सिर्फ सगाई हुए हैं, अभी शादी नहीं हुई। क्या तुम मेरे पीछे आना बंद कर सकती हो? पेरी लगभग रोने वाला था। आसपास के दर्शकों की गर्म नजरें उसे जमीन में समाने पर मजबूर कर रही थीं। वह कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज था। कब उसे किसी की दया की जरूरत पड़ी थी? उसने सोचा, तुम चींटियां मुझे दया दिखाने के लायक कौन हो? जैसे ही उसने अपने भविष्य की दुखद जिंदगी और रोज इस घृणित मांस के गोले का सामना करने के बारे में सोचा, पेरी की आंखें लाल हो गईं। मैं तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आऊं? चूंकि हमारी सगाई हो चुकी है, तुम मेरे हो। पेरी, भागना बंद करो। तुम मुझसे बच नहीं सकते। बस मेरे साथ वापस चलो। मैं दादाजी से कहूंगी कि हमारी शादी जल्द से जल्द पूरी कर दें। उसके बाद तुम मेरे पति होगे, फैबियोला ने लालसा से कहा। वह भविष्य की शानदार जिंदगी की कल्पना कर रही थी। वह किसी की पत्नी होने वाली थी, वह भी इतना सुंदर। पेरी ने डरावनी फैबियोला और उसके मुंह पर लगी चिकनाई की ओर देखा, जैसे उसकी जिंदगी अर्थहीन हो गई हो। उसने कहा, फैबियोला, क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकती हो? आखिरकार शादी हमेशा के लिए है और यह बहुत अचानक है। मुझे समायोजित होने में समय चाहिए। अगर वह बल प्रयोग नहीं कर सकता तो उसे नरमी से पेश आना चाहिए। वह वाकई फैबियोला से इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। हालांकि यह उसके परिवार द्वारा तय किया गया था, इसलिए वह मना नहीं कर सकता था। इसलिए वह इसे जितना हो सके टालना चाहता था। नहीं पेरी, तुम अब मेरे मंगेतर हो और भविष्य में मेरे पति। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगी जब तक हम आधिकारिक रूप से शादी नहीं कर लेते। फैबियोला ने बिना सोचे मना कर दिया। शायद उसे भी पता था कि कोई उसकी शक्ल पसंद नहीं करेगा। अब जब आखिरकार उसे ऐसा असाधारण मंगेतर मिला था, तो वह पेरी को कैसे भागने देती? फैबियोला के लिए पेरी वाकई असाधारण था। कम से कम वह सुंदर दिखता था और कैम्बल फैमिली जैसे बड़े परिवार में जन्मा था। उनकी बातचीत से दर्शकों को समझ आ गया कि क्या हो रहा था। बिना संदेह के, ये दो प्रमुख शक्तियों द्वारा तय की गई शादी थी। हालांकि पेरी अनिच्छुक था, लेकिन उसे मानना पड़ रहा था। ये बड़े परिवार में जन्म लेने का दुख था। चूंकि उसे परिवार की सुविधाएं और फायदे मिले थे, इसलिए जब योगदान देने की बारी आती तो उसे परिवार की बात माननी पड़ती थी। उसके पास थोड़ी भी विरोध करने की क्षमता नहीं थी। कोई भी देख सकता था कि पेरी इस शादी को कितना अस्वीकार कर रहा था। अफसोस, ये काम नहीं किया।
उसके परिवार के वरिष्ठों ने फैसला कर लिया था, उस जैसे महत्वपूर्ण न होने वाले प्रत्यक्ष वंशज को सिर्फ उनके आदेश मानने पड़ते थे। अध्याय 2497। फैबियोला, मैं तुमसे गिड़गिड़ा रहा हूँ, कृपया मुझे बख्श दो। मैं शादी के समय वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसके पहले कृपया मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे अकेले रहने का समय दो, ठीक है? पेरी ने लाचार होकर कहा। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह उसे उकसा नहीं सकता था और छिप भी नहीं सकता था। चूंकि फैबियोला द स्पिरिट केज में आई थी और सीधे एम्बर सिटी में प्रकट हुई थी, साफ था कि वह कैम्बल फैमिली से आई थी। इसका मतलब था कि कैम्बल फैमिली ने इसे अनुमति दी थी। वह जहां भी होता, फैबियोला उसके पीछे आ जाती। पेरी जानता था कि वह अपना भाग्य नहीं बदल सकता। अब वह सिर्फ उम्मीद करता था कि शादी से पहले वह कुछ मजा कर ले। जब दर्शकों ने पेरी की लाचार बातें सुनी तो वे सब स्तब्ध रह गए। बहुत कम लोग थे जो मास्टर पेरी कैम्बल को इस तरह मजबूर कर सकते थे। ये छोटे पहाड़ जैसी औरत निश्चित रूप से असाधारण पहचान वाली थी। चूंकि वे मार्श फैमिली के क्षेत्र से बहुत दूर थे, वे कभी समझ नहीं सकते थे कि मार्श फैमिली कितनी शक्तिशाली है। वे कैम्बल फैमिली से कम नहीं थे, बल्कि थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे। कैम्बल फैमिली के पास सिर्फ एक पार्शल ओवरलॉर्ड ग्रैंड मास्टर था, जबकि मार्श फैमिली के पास दो थे। ये दोनों परिवारों के बीच का अंतर था और यही कारण था कि कैम्बल फैमिली इस तय की गई शादी में नुकसान उठाने को तैयार था। कोई भी पुरुष फैबियोला जैसी औरत से शादी नहीं करना चाहेगा अगर ये तय की गई शादी न होती या मार्श फैमिली जबरदस्ती न कर रही होती। पेरी, विरोध करना बंद करो। मेरे साथ वापस चलो। मैं भविष्य में तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगी। फैबियोला नहीं हिली। उसने फैसला कर लिया था कि वह आज पेरी के साथ रहेगी। बेशक पेरी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। दोनों एक दूसरे से सौदेबाजी कर रहे थे। एक उम्मीद कर रहा था कि शादी से पहले वह अपनी जिंदगी जी ले और दूसरे के जीवन में दखल न दे, जबकि दूसरी सोच रही थी कि चूंकि शादी होने वाली है, उसे अपने पति पर नजर रखनी चाहिए ताकि वह इधर उधर न भटके। दोनों अपनी राय पर अड़े थे और कोई किसी को नहीं मना पा रहा था। इस समय एक युवा और सुंदर आदमी आगे बढ़ा। वह व्यक्ति साहिल था। जब वह आगे बढ़ रहा था तो उसने जल्दी से अपनी बाहों में पेबल्स की आंखें ढक दीं। चारों ओर खून और उल्टी थी। तीखी गंध असहनीय थी। जमीन पर 10 से ज्यादा लाशें बिखरी हुई थीं। साहिल उत्सुक था। वह सोच रहा था, इतने सारे लोग मरे क्यों हैं? उनके कपड़ों से लग रहा है कि वे दर्शक थे। जब साहिल ने फैबियोला को देखा तो वह और ज्यादा स्तब्ध हो गया। उसने सोचा, क्या इस दुनिया में ऐसी अजीब औरत मौजूद है? उसकी ऊंचाई और वजन उसे गोल गेंद जैसे राक्षस जैसी बना रहा है। वह किसी अज्ञात जानवर की लगभग 5 किलो की टांग पकड़े हुए थी। उसने औरतों के बारे में साहिल की धारणा को पूरी तरह चुनौती दी। उसके आसपास की औरतें, जैसे सीलिया, सलीना, मिया, एस्ट्रड और अन्य, सभी कोमल और नर्म थीं। उसने कभी फैबियोला जैसी किसी से मुलाकात नहीं की थी। साहिल ने फैबियोला और पेरी को देखा जो आमने सामने खड़े थे। फिर उसने उन्हें नज़रअंदाज किया और सीधे जंबो कॉट के प्रवेश द्वार पर एरियन और थॉ से मिलने चला गया। मास्टर साहिल, थॉ ने सम्मान से पुकारा। मास्टर साहिल, एरियन ने भी विनम्रता से अभिवादन किया। अध्याय 2498। जब उन्होंने साहिल को देखा, दोनों ने राहत की सांस ली। थॉ की राय में साहिल सर्वशक्तिमान था और कोई भी समस्या सुलझा सकता था। एरियन मानता था कि साहिल का बैकग्राउंड कैम्बल फैमिली के समान स्तर का था, इसलिए साहिल का दर्जा स्पष्ट रूप से पेरी से बहुत ऊंचा था। एक ही स्तर की शक्तियों में प्रत्यक्ष वंशज भी विभिन्न रैंकों में बटे होते थे। साहिल स्पष्ट रूप से पहले स्थान पर था। पेरी बहुत नीचे होता। जहां तक फैबियोला का सवाल था, एरियन उसे नहीं जानता था और न ही मार्श फैमिली को, इसलिए उसे उसका दर्जा नहीं पता था। कप्तान लॉन्गर, रिवर्स, क्या हो रहा है? साहिल ने दोनों की ओर देखकर हैरानी से पूछा। उसे थॉ से सूचना मिली थी कि कोई जंबो कॉट में परेशानी करने आया है, इसलिए वह पेबल्स को लेकर जल्दी आ गया था। आखिरकार उसे ऐसा दृश्य मिला। साहिल के आने से फैबियोला और पेरी की बातचीत अस्थायी रूप से रुक गई। आखिरकार जब साहिल छोटी लड़की को गोद में लेकर अंदर आया तो आसपास की भीड़ बहुत दूर हट गई और बहुत बड़ा स्थान खाली हो गया। जब उसने साहिल को एरियन और जंबो कॉट के बॉस से बात करते देखा, पेरी को पता चल गया कि यह लड़का ही जंबो कॉट के पीछे का समर्थन है। तुरंत उसने अपना ध्यान बदला और पहले जंबो कॉट पर अपना गुस्सा निकालने की तैयारी की। उसने फैबियोला से कहा, फैबियोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, इसलिए अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मुझे परेशान मत करना। जब देखा कि पेरी ने उसे रहने की अनुमति दे दी, फैबियोला खुशी से बोली, चिंता मत करो पेरी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगी और परेशानी नहीं डालूंगी। पेरी मुड़ा और साहिल तथा अन्य की ओर ठंडे स्वर में बोला, एरियन, क्या यही वह लड़का है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे? मुझे उत्सुकता है कि वह कैसे डिग्निफाइड कप्तान लॉन्गर को मेरे खिलाफ करके जंबो कॉट की रक्षा करवा सकता है। पेरी, यह एम्बर सिटी है, कैम्बल रेजिडेंस नहीं।
एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान के रूप में मेरा काम है कि तुम्हें उत्पात मचाने से रोकूं, एरियन ने सख्ती से जवाब दिया। जब साहिल नहीं था तब वह नहीं झुका था, और अब जब साहिल यहाँ था तो वह पेरी से कभी समझौता नहीं करेगा। ये साहिल का पक्ष लेने का अच्छा मौका था, इसलिए वह इसे कैसे छोड़ सकता था। क्या तुम ही वह हो जिसके बारे में रिवर्स ने कहा था कि वह जंबो कोर्ट में परेशानी करने आया है? साहिल ने पेरी की ओर देखकर पूछा। मैं परेशानी करने नहीं आया। पेरी की बात खत्म होते ही उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य की मुस्कान आई। मैं यहाँ छापा मारने और तुम सबको मिटाने आया हूँ। तुम कहाँ छापा मारना चाहते हो? तुम किसे मिटाना चाहते हो? साहिल ने तिरस्कार से देखा। ये भोगी उसके सामने इतनी गुस्ताखी कैसे कर सकता था? इस समय पेबल्स ने अचानक साहिल के हाथ से अपनी आंखें छुड़ाईं और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। जब उसने फैबियोला को पेरी के साथ खड़े देखा तो तुरंत चिल्लाई, वाह कितनी बड़ी गेंद! फैबियोला का चेहरा तुरंत बहुत अप्रिय हो गया। उस बदमाश लड़की ने उसे गेंद कहा। हालांकि दूसरी पक्ष ने सच कहा था, लेकिन फैबियोला इसे कैसे स्वीकार करती? वह नफरत करती थी जब कोई उसकी कमजोरियों पर बात करता था। तू किसे गेंद कह रही है? मैं तेरे मुंह को चीर दूंगी। फैबियोला गुस्से में थी। वाह, तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं और बोल भी सकती हो। क्या तुम गेंद आकार की इंसान हो? तुम कितनी बदसूरत हो, मैंने तुम जैसी बदसूरत कभी नहीं देखी। छोटी लड़की हैरान दिख रही थी। उसकी बातों ने आसपास के दर्शकों को हंसा दिया। सबने मुंह ढक लिया और हंसना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। गेंद आकार की इंसान, कितना सटीक वर्णन! बेशक, पेबल्स की बातों ने फैबियोला को पूरी तरह अपमानित कर दिया। तुम उस बदमाश को मेरे पास लाओ। मैं खुद अपने हाथों से उसका मुंह चीर दूंगी और उसका चेहरा बिगाड़ दूंगी ताकि उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाए। फैबियोला पागलों की तरह चिल्लाए। जी मिस! भीड़ में छिपे मार्श फैमिली के गार्ड तुरंत कार्रवाई में आ गए। अध्याय 2499। फैबियोला मार्श फैमिली के मुखिया की पोती थी। हालांकि वह मोटी और बदसूरत होने के कारण सौंदर्य मानकों पर खरी नहीं उतरती थी, वह बाहर निकलने पर पूरे परिवार को शर्मिंदा करती थी, फिर भी उसका दर्जा काफी ऊंचा था। इसलिए फैबियोला के गार्ड बहुत मजबूत थे। उनकी ताकत पेरी के गार्डों से कई गुना ज्यादा थी। बड़े परिवार में जन्म लेने की सच्चाई क्रूर थी। जितना ऊंचा दर्जा उतने मजबूत गार्ड आसपास होते थे। बेशक, पहले क्रम के उत्तराधिकारियों के आसपास बहुत शक्तिशाली गार्ड होते थे। जहां तक साहिल के पास गार्ड न होने का सवाल था, एरियन भी सोचता था। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह उसकी पहचान छिपाने के लिए किया गया था। आखिरकार वह गुप्त रूप से पाला गया उत्तराधिकारी था। अगर उसके आसपास बहुत सारे शक्तिशाली होते तो वह आसानी से उजागर हो जाता। हालांकि यह थोड़ा दूर की कौड़ी लगता था, लेकिन समझ में आता था। फैबियोला के आदेश पर दर्जनों मार्श फैमिली के गार्ड कार्रवाई में आ गए। वे साहिल को घेरने लगे ताकि उसकी बाहों में छोटी लड़की को छीनकर अपनी युवा मालकिन को सौंप दें। एरियन तुरंत आगे बढ़ा और चिल्लाया, यह एम्बर सिटी है। तुम लोग इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकते। अभी रुक जाओ तो अच्छा है। अगर तुम कार्रवाई करोगे तो क्या होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा। जब समय आएगा तो लॉ एनफोर्समेंट टीम पर दया मत करना। उसके न्यायपूर्ण शब्दों ने आसपास की भीड़ से तालियां बटोरीं। किसी ने चिल्लाकर कहा, शाबाश कप्तान लॉन्गर, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। इन बाहरी लोगों को मनमानी करने और एम्बर सिटी की कानून व्यवस्था बिगाड़ने मत दो। तुरंत अन्य लोग भी शामिल हो गए। हाँ, हम कप्तान लॉन्गर का समर्थन करते हैं। एम्बर सिटी में शांति वापस लाओ। हम कप्तान लॉन्गर का समर्थन करते हैं। हम कप्तान लॉन्गर का समर्थन करते हैं। उन्हें क्या पता था कि वे एरियन के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रहे थे। वह पेरी और फैबियोला को नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि उसने पहले ही साहिल का पक्ष चुन लिया था, इसलिए अगर वह अब कुछ नहीं करता तो आखिर में दोनों पक्षों के लिए नुकसानदायक होता। तब नुकसान और ज्यादा होता। अब जब चुनाव हो चुका था, उसे बस हिम्मत करके चुने हुए रास्ते पर चलना था। चाहे सामने खाई हो या चौड़ी सड़क, उसे दांतों तले उंगली दबाकर चलना था। एरियन मानता था कि साहिल की ताकत पेरी और फैबियोला से कम नहीं होगी। वह सिर्फ चिंतित था कि वह बलि का बकरा न बन जाए। जब शक्तिशाली लोग लड़ते हैं तो अक्सर दर्शक ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। कैम्बल फैमिली की नज़र में लेलर के बड़े परिवार के लिए क्या वह सिर्फ एक दर्शक नहीं था? एरियन सिर्फ दांव लगा सकता था कि साहिल पुल जलाने वाला प्रकार नहीं है, वरना वह सीधे गिर सकता था। अगर उसे साहिल का समर्थन और सलम का संरक्षण मिला तो उसे कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली के दबाव को संभालना चाहिए। चूंकि तुम सब मौत ढूंढ रहे हो, तो मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। जाओ, उस बदमाश को मेरे लिए लाओ और फिर इन मौत ढूंढने वालों को नष्ट कर दो। फैबियोला दांत पीस कर बोली। अब उसके दिमाग में सिर्फ इतना था कि उस छोटी लड़की की जिंदगी मौत से बदतर बनानी है। धमकियों के बारे में, वह मार्श फैमिली के मुखिया की पोती थी, इसलिए फैबियोला किससे डरती? जी मिस! दर्जनों मार्श फैमिली के गार्ड तेजी से साहिल की ओर बढ़े। निशाना पेबल्स पर था जो साहिल की बाहों में थी।
इस समय छोटी लड़की उत्सुकता से बाहर देख रही थी और डर का कोई संकेत नहीं था। हालांकि उसने अपनी पिछली यादें खो दी थीं, लेकिन उसे सहज रूप से लग रहा था कि यह कुछ नहीं है। अब जब वह सहेली की बाहों में थी तो उसे किसी चीज का डर नहीं था। उन्हें रोक दो, एरियन चिल्लाया। उसके साथ आए लॉ एनफोर्समेंट टीम के शक्तिशाली लोगों ने कार्रवाई की और साहिल के सामने एक पंक्ति में खड़े हो गए। वे मार्श फैमिली के गार्डों को रोकने के लिए तैयार थे। पेरी ने एक नज़र देखा। शानदार, यही वह चाहता था। अगर वह अकेले एरियन से लड़ता तो उसके लोग शायद नहीं जीतते। हालांकि फैबियोला के गार्डों के साथ मिलकर मामला अलग हो सकता था। अध्याय 2500। अगर दोनों साथ हो जाते तो एरियन उन्हें कैसे रोकता? किसी भी हाल में उसने पहले एरियन को मारने और फिर दोष फैबियोला पर डालने की योजना बनाई थी। उसे देखना था कि मार्श फैमिली की पोती को कोई छूने की हिम्मत करता है या नहीं। पेरी बहुत खुश था। एरियन सिर्फ एक छोटे मुख्य शहर की लॉ एनफोर्समेंट टीम का कप्तान था। उसने इतनी बार पेरी का सम्मान नहीं किया। वह बस खुद मौत मांग रहा था। आओ, जाओ और उन लॉ एनफोर्सर्स को मार डालो। किसी दुर्घटना की जिम्मेदारी मैं लूंगा, पेरी ने उत्साह से चिल्लाया। हालांकि जब उसने सिर घुमाकर फैबियोला को देखा, उसका उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। जल्द ही उसे इस गेंद आकार की औरत से शादी करनी थी और जीवन भर उसके साथ रहना था। पेरी ने सोचा, क्या यही मेरा भाग्य है? फैबियोला अन्य अमीर परिवारों की युवा मालकिनों जैसी क्यों नहीं दिख सकती? वह पतली, बेहतर दिखने वाली और ज़्यादा शिक्षित क्यों नहीं हो सकती? उसे क्या पता था कि अगर फैबियोला ज़्यादा सामान्य दिखती तो क्या वह एक महत्वपूर्ण न होने वाला प्रत्यक्ष वंशज मार्श फैमिली के मुखिया की पोती के लायक होता? फैबियोला की शक्ल के कारण ही असली प्रतिष्ठित बड़े परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज उसे नीचा समझते थे। इसलिए पेरी को यह तय की गई शादी मिली थी, वरना पेरी को मौका भी नहीं मिलता। अपने मालिक के आदेश पर सुनते ही कैम्बल फैमिली के गार्ड मार्श फैमिली के गार्डों के पीछे चल पड़े। जब दोनों पक्ष टकराने वाले थे, एरियन अंदर से घबरा गया। वह सोच रहा था, साहिल कुछ क्यों नहीं कर रहा? मैं इन दो शक्तियों को उकसा नहीं सकता। मैंने सिर्फ साहिल का पक्ष लेने के लिए आगे बढ़ा था ताकि हम करीब आ सकें। अगर वह कुछ नहीं करता तो मुझे नहीं पता कि यह कैसे खत्म होगा। कैम्बल और मार्श फैमिली के लोग लॉ एनफोर्समेंट टीम को मारने की हिम्मत कर सकते थे, लेकिन टीम उन्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वरना अगर दो बड़े परिवार टीम से लड़ाई शुरू करते तो लॉ एनफोर्समेंट टीम को भारी नुकसान होता। कप्तान, क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? एरियन के बगल में लॉ एनफोर्समेंट टीम का एक टीम कप्तान पूछा। उसे पता था कि पेरी कौन था। वह कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज था, जो एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक था। कैम्बल फैमिली अगले कार्यकाल में एम्बर सिटी का मेयर बनेगा। इस समय कैम्बल फैमिली को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं थी। दूसरी ओर फैबियोला इतनी बदसूरत थी, लेकिन फिर भी कैम्बल फैमिली में शादी कर सकती थी। इसके अलावा पेरी विरोध भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए साफ था कि वह कैम्बल फैमिली के समान स्तर की थी या उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। अगर दोनों बड़े परिवार साथ हो जाते तो बर्च फैमिली भी विडेल्स फैमिली के साथ मिलकर फ़ायदा नहीं उठा पाती। लॉ एनफोर्समेंट टीम की तो बात ही क्या। लॉ एनफोर्समेंट टीम के बाकी वरिष्ठों ने एरियन की ओर सवाल भरी नज़रों से देखा। वे निश्चित रूप से ऐसी चीज़ में दखल नहीं देना चाहते थे, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट टीम परिणाम चाहे जो हो, परिणाम नहीं झेल सकती थी। एरियन ने दांत पीसे और मुट्ठियां भींच लीं। वह भारी दबाव में था। एक तरफ साहिल था, जिससे उसने पहले ही दोस्ती कर ली थी। दूसरी तरफ कैम्बल और मार्श फैमिली की साझेदारी थी। उसे क्या करना चाहिए? अगर वह दो बड़े परिवारों को नाराज करके चुप खड़ा रहता तो क्या वह दोनों पक्षों को नाराज नहीं कर रहा था? इस समय एरियन को सब कुछ पर अफसोस हो रहा था। अगर पहले पता होता तो वह अपने लोगों को लेकर नहीं आता। अब वह दुविधा में फंस गया था। हफ, एरियन ने लंबी सांस छोड़ी। कोई और रास्ता नहीं था। चूंकि मामला इतना बढ़ गया था, उसे सब कुछ दांव पर लगाकर जुआ खेलना था। जाओ, मैं यहाँ हूँ, तो तुम किससे डर रहे हो? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।